नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल सर स्वागत करता हूं मैथ्स के मैजिक के इस सीरीज के अंदर जिसके अंदर आपकी आने वाली जो जेई है उसका उसी पेपर स्टाइल के हिसाब से वन शॉट फुल सिलेबस के अच्छे आज के दिन में जो पहला प्रैक्टिस पेपर है उसका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जी बेटा, इसके अंदर उसी के अकॉर्डिंग जो आपके आने वाली जेई है ना, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं ना कहीं उसी अलाइनमेंट में उसी टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर हम सोल्व करने जा रहे हैं। मजा आएगी। नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए, जरूर से आपको सीखने को मिलेगा। और मैं भी ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन को बेस से पकड़ के आपको एक्सप्लेन करूं, ना कि खाली क्वेश्चन सोल्व करूं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे मेरे मिनिमम 20 to 30 सेशन फॉलो कर लेता है तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम चांस है कि वो आने वाली जेई के अंदर 99 प्लस पीआर पर्टिकुलर मैथ सब्जेक्ट के अंदर गेन करेगा ही। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ 7 digit numbers made up of all distinct digits 8 7 6 4 2 x and y is divisible by 3, then possible number of order पे xy। जब भी देखो बेटा, आपको क्या करना रहेगा, क्वेश्चन को थोरली पढ़ लेना है, फिर उसके अंदर से क्वेश्चन को फास्ट एनालाइज करना है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे क्या समझ में आया कि भाई एक 7 डिजिट का नंबर बनाना है, वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर में जो हम डिजिट यूज कर रहे हैं वो सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और साथ साथ 5 नॉन डिजिट और 2 अननोन डिजिट गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, और पूछा है कि वो जो 2 अननोन डिजिट हैं उनकी कितनी ऑर्डर पेड आप बना सकते हो। क्वेश्चन अगर आपको सही ढंग से समझ में आएगा ना बेटा, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे, राइट। तो देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए। तो आपके पास पहला नॉलेज होना चाहिए कि भाई 3 की डिविजिबिलिटी की क्या होती है। इफ इंडिविजुअल डिजिट का सम 3 का मल्टीपल है तो ही वो नंबर 3 का मल्टीपल है। ये पहला नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दूसरा कि भाई डिस्टिंक्ट डिजिट यूज करना है, मतलब कि जो डिजिट यहां पे गिवन है उसके अलावा वाले डिजिट ही आप x और y के प्लेस पे आप रख सकते हो, और साथ साथ x और y दोनों डिफरेंट होने चाहिए। क्यों? ऑल 7 डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, ऐसा वर्ड बोला है। जैसे ही आप ये कंसेप्ट समझ गए तो आपको समझ में पहली चीज आई कि सर इस क्वेश्चन के अंदर है ना 7 डिजिट का नंबर बनाना है। वो 7 डिजिट कौन कौन से हो सकते हैं? 8 7 6 4 2 8 7 6 4 2 x एंड y। अब ये ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट है, उसका मतलब ये हुआ कि सर x और y सेम नहीं होंगे, और x और y दोनों लेने कहां से है। तो देखो इसके अंदर 0 नहीं है तो 0 ले सकते हैं किसी की प्लेस पे, 1 नहीं है तो 1 ले सकते हैं, 2 है, 3 नहीं है तो 3 ले सकते हैं, 4 है, 5 नहीं है तो 5 ले सकते हैं, 6 7 8 है, 9 ले सकते हैं। अब थोड़ा बहुत कंसेप्ट आगे बढ़ रहा है। सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए कि सर ये यहां पे इसमें से 2 नंबर उठाए, 5 नंबर ये है, वो 7 नंबर यहां पे प्लेस किए, वो 7 नंबर ऐसे होने चाहिए कि जिनका इंडिविजुअल डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ना कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो उसका मतलब ये हुआ कि पहले जब ये डेटा है आपके पास तब सम क्या हो रहा है, 8 7 15 6 21 4 25 2 27 प्लस x प्लस y जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। बट 27 तो अपने आप में 3 का मल्टीपल होता है, मतलब कहीं ना कहीं x प्लस वाई 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और x y इसमें से लेने हैं और डिफरेंट लेने हैं, तो पहली चीज जो है कि x प्लस वाई क्या हो सकता है, इसके अंदर से 2 डेटा का सम 3 का मल्टीपल, ऐसे आपको अलाइनमेंट सोचना है। तो या तो सर 0, लेकिन दोनों 0 होने से ही होगा तो वो नहीं ले सकते आप। फिर आता है 3, फिर आता है 6, फिर आता है 9, फिर आता है 12, फिर आता है 15। बट इसके अंदर से कोई भी 2 डेटा का सम 15 या मोर देन 15 नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं x प्लस वाई आपके ऐसे होंगे, एक्स वाई नॉन रिपीटिंग, इसमें से चूज करने हैं और कितने होंगे, बस ये आपका क्वेश्चन है। जैसे ही बेटा आप क्वेश्चन को इस वे से समझ लेते हो ना, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाता है। बताओ बेटा 3 सम कैसे हो सकता है? तो 0 3 या तो 3 0 लेने से। 6 सम कैसे हो सकता है? 1 5 या तो 5 1 लेने से। 9 सम कैसे हो सकता है? 9 सम 0 9 या तो 9 0 लेने से। और 12 सम कैसे हो सकता है बेटा? 3 9 या तो 9 3 लेने से, राइट। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पे जनरेट नहीं हो पा रही है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर कितनी आई बेटा? यहाँ पे जो आस्किंग है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? 8। और इसी के साथ इस सीरीज का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर चुके हैं, राइट। दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म
that are independent on the value of x। वैसे तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम के अंदर इस टाइप के हम इनफाइनाइट क्वेश्चन करके आते हैं कि फ्री फ्रॉम x या तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, तो उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। इन द एक्सपांशन ऑफ, ध्यान से देखो बेटा, हरी सब्जी खा के ये क्वेश्चन को देखो। जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखते हो ना, तो आपके नजर में पहली चीज जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर जो है ना, इसको बेटा x माइनस 1 अपन एक्स का स्क्वायर बोलते हैं। ये पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब समझिएगा, यहां पे अगर n लगाया है तो यहां पे भी आप n लगा सकते हो। तो आपका क्वेश्चन कुछ ये है, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। अब इसके अंदर कितनी टर्म है कि जो x से टोटल नंबर ऑफ टर्म दैट आर डिपेंडेंट, ध्यान से पढ़िएगा, इंडिपेंडेंट नहीं पूछा है। इसके एक्सपांशन में टोटल टर्म कितनी आएगी, तो दुनिया बोलेगी सर 2n प्लस 1, क्योंकि डिग्री कितनी है 2n, तो टोटल टर्म कितनी आएगी बेटा 2n प्लस 1। अब उसके अंदर इसकी जनरल टर्म पूरी दुनिया जानती है कि tr प्लस 1 क्या होता है, तो ncr n के तौर पे यहाँ पे चल रहा है 2n, तो 2ncr फर्स्ट टर्म है यहाँ पे x, ऊपर माइनस नीचे, सो यहाँ पे 2n माइनस r, सेकेंड मतलब कि यहाँ पे b के तौर पे -1 रेस टू नीचे और x रेस टू नीचे। तो अगर आप इसकी जनरल टर्म को जनरलाइज कर रहे हो तो आपको tr प्लस 1 जनरेट हुआ, जो हुआ 2ncr x रेस टू 2n माइनस r, सो 2n माइनस 2r एंड -1 रेस टू r। डन है। अब फ्री फ्रॉम x खोद लो, फ्री फ्रॉम x, इट मीन्स इसकी जो ये डिग्री है क्या है 2n माइनस 2r, ये क्या होना चाहिए 0, सो r क्या होना चाहिए n। तो फ्री फ्रॉम x कितनी टर्म आई, तो ऐसी टोटल टर्म बेटा आ गई एक, कौन सी, जहां पे rn होता होगा वो वाली टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x होगी। बट आपको तो क्या पूछा है, डिपेंडेंट फ्रॉम x। तो बेटा जो आपको पूछा है डिपेंडेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू टोटल माइनस इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, राइट। टोटल टर्म अभी तो सीखे थे, कितनी थी बेटा 2n प्लस 1, और इंडिपेंडेंट फ्रॉम x कितनी है ऐसी, तो ऐसी एक ही टर्म आई ना, कौन सी वाली, r इज इक्वल टू n। सो रिक्वायर्ड टर्म कितनी आई, 1 से 1 कैंसिल, सो रिक्वायर्ड टर्म कितनी आई बेटा 2n। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, और जिसका आंसर क्या बना बेटा, देयर आर टोटल 2n टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ गिवन बाइनोमियल सच दैट टर्म्स आर डिपेंडिंग फ्रॉम x, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, देखो यहां पे एक फंक्शन डिफाइंड है, क्यूबिक फंक्शन है, लैम्बडा इज द लार्जेस्ट नंबर फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव। बेटा लैम्बडा जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए सच दैट ये जो फंक्शन है, राइट, ये कैसा हो जाए बेटा बाइजेक्टिव। आपको मालूम होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब होता है, 1 1 एज वेल एज ऑन 2, और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो कहीं ना कहीं वो फंक्शन 1 1 है, मोनोटोनिक है। और मोनोटोनिक अगर कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0 होता है, राइट। तो यहां पे जो आपका फंक्शन डिफाइंड है वो एफ ऑफ एक्स क्या देके रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3 लैम्बडा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8x प्लस 24, राइट। आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 6 लैम्बडा x प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8। अब ये अगर बाइजेक्टिव है तो मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक है तो या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या तो ये लेस देन इक्वल टू 0 है। दोनों सिनारियो में आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको आप कैपिटल डी या तो डेल्टा बोलते हो, जो कैलकुलेट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्वाड्रेटिक के अंदर, वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। क्यों, अगर मैं यहाँ इक्वल टू लेके चल रहा हूँ तो इक्वल टू लेके चल रहा है, नहीं लेके चल रहा हूँ नहीं लेके चल रहा है, राइट। अब यहां पे तो बोला है कि सर ये बाइजेक्टिव है, मतलब ये मोनोटोनिक है। अगर ये मोनोटोनिक है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बी स्क्वायर जो कितना हुआ बेटा 36 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4, ए के तौर पे क्या है 3 और सी के तौर पे क्या है यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8, ये क्या होना चाहिए बेटा लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 12 कैंसिल आउट कर लेते हैं, सो 3 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0, so 2 lambda square less than or equal to 8, so lambda square less than or equal to 4। जैसे ही lambda square less than or equal to 4 मिला, mod lambda less than or equal to 2, in short lambda belongs to -2 से 2, but lambda max चाहिए था तो lambda max आपको यहाँ से कितना जनरेट हुआ बेटा 2, right। let this well lambda is the largest number, lambda max such that वैल्यू ऑफ, अब आपको लैम्बडा की वैल्यू तो जनरेट हो गई, लैम्बडा मैक्स कितना हुआ 2, जैसे ही लैम्बडा मैक्स निकल गया तो आप एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर सकते हो, लैम्बडा से सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एक्स क्यूब माइनस
एक्स क्यूब माइनस 3 लैम्बडा एक्स स्क्वायर, तो 3 टू ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8, सो 4 प्लस 8 12 एक्स, राइट, प्लस 24। ये आपका फंक्शन डायरेक्टली आपको लैम्बडा की वैल्यू यहां पे खुजवाए हैं। जैसे ही आपको ये चीज कैलकुलेट कर लियो, आपको क्वेश्चन में पूछा है एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ इनवर्स 31/4। एफ ऑफ 1 सोचो ना, एफ ऑफ 1 तो दुनिया कैलकुलेट कर सकती है ना। एफ ऑफ 1 कितना हुआ यहाँ पे 1 माइनस 6 प्लस 12 प्लस 24, इट मीन्स 36 31। जैसे ही आपने देखा बेटा कि एफ ऑफ 1 31 आया, सो एफ इनवर्स 31 कितना आ रहा है यहाँ पे 1। और अगर सारी चीज आपके पास अवेलेबल है तो एफ ऑफ 1 को सब्स्टिट्यूट करो 31 से, एफ ऑफ 31 को 1 से बाई 4, तो अल्टीमेटली आपको पूछा है 32/4, तो क्या आंसर है बेटा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए 8। तो ये भी एक अच्छा, वैसे तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, तो हर बार ये क्यों बोला कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन अच्छे हैं इसीलिए तो हम सोल्व कर रहे हैं। अगर नहीं अच्छे होते तो आपको डायरेक्टली आ जाते, तो मेरे को सोल्व कराने की क्या जरूरत थी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फंक्शन डिफरेंशिएबल फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। नोट कीजिएगा बेटा, डिफरेंशिएबल है सारी जगह, तो इनडायरेक्टली बोनस में मालूम चल जाता है कि कंटिन्यूअस भी है सारी जगह। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जहां पे टूटा हुआ होता है, जहां पे ब्रेक हुआ होता है, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या देता है, सेम देता है। अब ये बंदा डिफरेंशिएबल था तो कंटिन्यूअस था, और अगर ये बंदा कंटिन्यूअस है कहां पे टूटा है बेटा, x इज इक्वल टू 0 पे, तो लहल एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू रहल एट x इज इक्वल टू 0, राइट। लहल मतलब कि यहाँ पे x को 0 से सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस a, तो क्या जनरेट होगा a। रहल फॉर x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x को 0 से सब्स्टिट्यूट करोगे तो b टाइम्स 0 प्लस 2, तो क्या मिला 2। चलो पहली चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली कि a की वैल्यू कितनी है बेटा 2। वैसे ही डिफरेंशिएबल था तो थोड़ा डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन किए तो अपने को यहाँ पे मिला 2x प्लस 1, राइट, यहाँ पे मिला b। ये ब्रांच चल रही है x लेस देन 0 के लिए, और ये चल रहा है x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए। अब आपको जैसे क्वेश्चन में बोला है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कहीं ना कहीं इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ब्रेक जहां पे हुआ है, वही आपका राइट हैंड डेरिवेटिव भी होना चाहिए ब्रेक जहां पे हुआ है। पक्की बात है। मतलब इसके अंदर x के बदले 0 सब्स्टिट्यूट करो तो आपको 1 मिला, और इसके अंदर x के बदले 0 सब्स्टिट्यूट करो तो आपको b मिला, तो b की भी वैल्यू कितनी आ गई है 1। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू by, x स्क्वायर इज इक्वल टू by। अब देखो यहाँ पे a2 था और b1 है, a2 था और b1 है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू by। इससे जो एरिया एनक्लोज होगा ना वो आपको बताना है। इसके अंदर भी बेटा चालू क्लासरूम में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि अगर ऑर्थोगोनल पैराबोला दे के रखते हैं अपने को, एक ये वाला और एक ये वाला मान के चलो, राइट, इसका इक्वेशन क्या होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका इक्वेशन क्या होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b। ये बहुत स्टैंडर्ड सा मतलब कैलकुलेशन है जो लगभग सारे टीचर सारे क्लासरूम में कराते हैं, राइट। तो ये जो इन दोनों के बीच का, दो ऑर्थोगोनल पैराबोला के बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो पहला लेटस रेक्टम दूसरा लेटस रेक्टम डिवाइड बाई 3। मतलब क्या बेटा 4a इंटू 4b डिवाइड बाई 3। मतलब क्या बेटा डायरेक्टली आप समझ सकते हो 16ab/3। अगर आप ये कंसेप्ट जानते हो, मतलब देसी में बताऊं ना बेटा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग y, तो समथिंग इंटू समथिंग डिवाइड बाई 3 आपका एरिया आ जाता है। यहाँ पे पहला समथिंग 2 है, दूसरा समथिंग 1 है, डिवाइड बाई 3 आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। तो आपका एरिया जो है बेटा वो कितना आएगा 2/3। और ऐसे सेशन जितने आप मैक्सिमम अटेंड करोगे उतने ही आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज शॉर्ट ट्रिक, क्यों डायरेक्टली मैं कोई शॉर्ट ट्रिक आपको सेशन अवेलेबल नहीं करा सकता हूं क्योंकि अपने रटने तो है नहीं। जब क्वेश्चन दिखेगा तब मेरा दिमाग बोलेगा कि हाँ भाई इसके अंदर आप ऐसा करो तो काम हो जाएगा। तो इसी की वजह से आपको ऐसे ढेर सारे सेशन देखने चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो एक मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है, एक 4/x² गिवन है, और आपको कंपोजिशन का डिफरेंशिएशन पूछा है। वैसे तो दुनिया क्या करेगी, पहले तो आप समझ लो, आपको
गोफ का डिफरेंशिएशन आना चाहिए स्टैंडर्ड। अगर आप और कहीं पढ़ रहे हो तो आपको सिखाएंगे कि सर ये जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स होता है। अपने भी जानते हैं, आप भी जानते हो, राइट। बट आपको मालूम होना चाहिए कि कैलकुलस डायरेक्टली वेरिएबल को पकड़ता है। डिफरेंशिएशन आता तो कैलकुलस के अंदर ही है ना। तो अगर ये आप कंपोजिशन का डिफरेंशिएशन नहीं भी जानते हो तो भी आप काम कर सकते हो। पहले आप कंपोजिशन बना लो। एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स माइनस टू माइनस फोर, एफ ऑफ एक्स यहां पे देकर रखा है मॉड एक्स माइनस टू माइनस फोर का मॉड माइनस वन, और जी ऑफ एक्स आपको देकर रखा था फोर बाय एक्स स्क्वायर। सही लिखा है ना मैंने, एक्स माइनस टू माइनस फोर माइनस वन फोर बाई एक्स स्क्वायर। आपको गोफ एक्स पूछा है तो आपको गोफ एक्स इसका डिफरेंशिएशन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डी बाई डी एक्स ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। बेटा ये आपका क्वेश्चन है। एक तरीका जो कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन से जो दुनिया करके सिखाएगी वो तो मैंने भी बता दिया, वहां से चाहो तो आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि आसान होगा, तो मतलब g वाले x को f से रिप्लेस करना है। तो ये g वाला x है। पहले मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, पहले मैं गोफ x जनरेट कर रहा हूं। गोफ x नियरली x इज इक्वल टू जीरो पे सोच रहा हूं, खाली सोच रहा हूं, अलग मेथड आपको बता रहा हूं, समझिएगा, राइट। तो मतलब कि g के अंदर f को बैठाना है तो चार ही रहेगा, यहां पे स्क्वेयर हो जाएगा और यहां पे होगा मोड के अंदर x माइनस टू माइनस फोर माइनस वन। पक्की बात है। अब समझिएगा, पहले मैं फंक्शन बना लूंगा फिर डिफरेंशिएशन कर लूंगा, इजी रहेगा ना, राइट। x इज इक्वल टू जीरो के अगल बगल में आप x के बदले जीरो का अगल बगल कुछ भी सोचो तो मोड x माइनस टू नेगेटिव आएगा ना। समथिंग माइनस टू, जीरो के अगल बगल माइनस टू तो नेगेटिव है, नेगेटिव का मोड माइनस होके खुला तो ये हुआ माइनस एक्स प्लस टू माइनस फोर का मोड माइनस वन का स्क्वायर, समझिएगा, राइट। तो ये हुआ आपका माइनस एक्स माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस चला गया तो ये हुआ मोड के अंदर x प्लस टू माइनस वन का स्क्वायर। आप कंपोजिशन से कर ही सकते हो बट सीखो, अभी उम्र है सीखने की, अभी थोड़े आपके एग्जाम है, राइट। अब देखो x जीरो के अगल बगल में है, प्लस टू तो पॉजिटिव आया तो ये एज इट इज खुला तो ये x प्लस टू माइनस वन का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका x प्लस वन का स्क्वायर, x प्लस वन का स्क्वायर। जीरो के अगल बगल में प्लस वन तो पॉजिटिव आया तो ये हो गया x प्लस वन का स्क्वायर। तो यहां से आप जियो एफ एक्स जनरेट किए फोर बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर, राइट। तो मतलब कि फोर टाइम एक्स प्लस वन रेस टू माइनस टू। अब जब आप इसका डिफरेंशिएट कर ले रहे हो, आपको डिफरेंशिएशन पूछा है ना, तो जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस एट एक्स प्लस वन रेस टू माइनस थ्री, और कहाँ पे चेक करना है, x इज इक्वल टू जीरो पे, तो x के बदले जीरो रख लो, वन रेस टू एनीथिंग वन होता है, माइनस एट इंटू वन, तो आंसर होना चाहिए बेटा इसका माइनस एट। या तो आप इस तरीके से जाते तो भी आपका आंसर तो आता ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। जिनका डिफरेंशिएशन अच्छा है वो डायरेक्टली, इवन प्रिफरेबल मेथड तो यही है, बट इसके अलावा भी प्रैक्टिकल मेथड मैंने आपको करके सिखाई है, ये तो आप कभी भी गिन सकते हो। वैसा भी कभी ना कभी मान लो कि बहुत हेवी जगह फंसते हो, तो अगर आपके पास ये अप्रोच है तो कहीं ना कहीं आपको काम जरूर से लगेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। इफ दिस वेक्टर्स एंड दिस वेक्टर्स आर पेयर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। बेटा आतंक का दूसरा नाम जो धमाल मूवी थी उसके अंदर बाबू भाई होता था, वैसे ही परपेंडिकुलर का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। जैसे ही आप समझ लिए कि अगर परपेंडिकुलर वेक्टर सुन रहे हो तो मतलब कि डॉट प्रोडक्ट आपको जीरो लेना है, तो जनरली कहीं ना कहीं मान के चलो कि जेई के अंदर एक आध क्वेश्चन तो इस कंसेप्ट का जरूर से फंसता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर वेक्टर। तो पहला काम जो हर कोई स्टूडेंट करेगा वो ये करेगा कि सर इनकी डॉट प्रोडक्ट मतलब कि 3p प्लस क्यू डॉट 5p माइनस 3q ये होना चाहिए जीरो। तो थोड़ा सा कर लेते हैं, 3 5 15 p डॉट p जिसको हम p स्क्वायर लिख रहे हैं, राइट। एक्चुअल में मोड p का स्क्वायर होता है बट समझ जाओ, राइट। वैसे ही माइनस 9 p डॉट q, यहां पे प्लस 5 p डॉट q एंड माइनस 3 q डॉट q को q स्क्वायर लिख रहे हैं इज इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेट यहां से हम सीखे कि सर 15p स्क्वायर माइनस 4p डॉट q माइनस 3q स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये पहला इक्वेशन है। वैसे ही बोले 2p प्लस क्यू और 4p माइनस 2p प्लस क्यू एंड 4p माइनस 2q, ये भी परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी जीरो। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 2p प्लस क्यू
2p प्लस क्यू एंड 4p माइनस 2q। ओके, तो जब ये परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इनकी भी डॉट क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। तो इनका डॉट कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 8p स्क्वायर माइनस 4p डॉट क्यू प्लस 4p डॉट क्यू माइनस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो कैंसल आउट हो गया। तो यहां से अपने को मालूम चला ये उधर के 2 से कैंसल आउट होगा, तो 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो इन शॉर्ट मोड q इज इक्वल टू 2 टाइम मोड p। ये चीज हम लोगों ने जनरेट की है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या करे। साथ साथ यहां पे बोला था 15p स्क्वायर, एक और इक्वेशन था अपने पास 15p स्क्वायर माइनस 4p डॉट क्यू माइनस 4p डॉट क्यू माइनस 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर q स्क्वायर को यहां पे अपने पास 8p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर हुआ था, मतलब कैलकुलेशन तो सही है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, सो मॉड q इज इक्वल टू 2p। तो मॉड q को अगर 2p से सब्स्टिट्यूट करें, सो 15p स्क्वायर माइनस 4 टाइम p डॉट q, यहाँ पे माइनस 3q स्क्वायर को चाहे तो अपने लिख सकते हैं, q स्क्वायर को 4p स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस 12p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 4p डॉट q। सो p डॉट q अगर जरूरत आई तो उसको हम 3/4 p स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। पक्की बात है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करेंगे ना, यही चल रहा है, राइट। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या आपने को, देन साइन p, मतलब कि p और q के बीच का एंगल अगर थीटा हो जाए तो साइन p और q के बीच का एंगल क्या होगा, राइट। तो साइन थीटा अल्टीमेट, अगर मान लो कि p और q के बीच के एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं तो आपने को पूछा है साइन थीटा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा क्या होगा, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अगर थीटा p और q के बीच का एंगल है तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, p डॉट q बाय मोड p इंटू मोड q। पक्की बात है। अब p डॉट q अपने पास है क्या है, यहाँ पे 3/4 p स्क्वायर अपन मोड p, और मोड q को हम 2 टाइम मोड p बोल सकते हैं, राइट। तो p स्क्वायर कैंसल आउट, तो ये हुआ 3/8। जैसे ही cos थीटा हम लोग 3/8 लाए यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल, ये 3 है ये 8 है, 64 में से 9 गया तो ये कितना हो गया, √55। यहां से आप साइन थीटा जो है बेटा वो कैलकुलेट कर सकते हो, √55/8 कर सकते हो ना बेटा। तो साइन थीटा आपको पूछा है तो साइन थीटा का क्या आंसर आएगा, √55/8। तो मतलब था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन इज द पॉइंट दिस। अच्छा, परपेंडिकुलर का कंसेप्ट पूछ लिया। देखो यहां पे बेटा आपको एक लाइन का इक्वेशन दे के रखा है। लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस 3/2। मुझे अगर जेई में सबसे आसान टॉपिक अगर कोई लगता है तो वेक्टर 3D लगता है, और ये वेक्टर 3D का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे z माइनस 1/-1 है, शायद से z माइनस 1/-1, और जो पॉइंट है वो अपना है 1 to 6। ये जो पॉइंट है ये है 1 to 6। एक बार वेक्टर 3D के अंदर आप विजुअलाइज कर लेते हो ना तो क्वेश्चन आपसे जरूर से बन जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस लाइन पे एक फुट ड्रॉ किया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है PQR। लेकिन आप चाहो तो ये कोऑर्डिनेट आप इस लाइन के बिहाफ से भी जनरेट कर सकते हो। अगर इसको लैम्बडा समझ के चल रहे हो तो x आया आपका 2 लैम्बडा प्लस 3, 2 लैम्बडा प्लस 3। वैसे ही y आया आपका 2 लैम्बडा माइनस 1, और वैसे ही z आया आपका माइनस लैम्बडा प्लस 1, राइट। क्यों, ये पॉइंट है तो इसी लाइन का, और इस लाइन को जनरलाइज अपने इस वे से लिख सकते हैं। तो हम ये डायरेक्शन, जैसे कि इसका नाम p रख लो, इसका नाम m रख लो, तो PM डायरेक्शन हम खोज सकते हैं m माइनस पी से, या तो किसी भी वे से, राइट। तो यहाँ पे देखो ये आपका p है, ये आपका m है, तो 2 लैम्बडा प्लस 3 माइनस 1, सो 2 लैम्बडा प्लस 2। वैसे 2 लैम्बडा माइनस 1 माइनस 2, सो 2 लैम्बडा माइनस 3। एंड वैसे माइनस लैम्बडा प्लस 1 माइनस 6, सो माइनस लैम्बडा माइनस 5। अब पूरी दुनिया जानती है कि PM इज परपेंडिकुलर टू L बार। फुट परपेंडिकुलर की बात हो रही है ना, तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन को क्या है, परपेंडिकुलर है। जहां पे लाइन की डायरेक्शन क्या चल रही है, लाइन की डायरेक्शन चल रही है 2 2 -1। और अभी तो सीखे परपेंडिकुलर का क्या मतलब, डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए बेटा, 0। तो मतलब के इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए बेटा, 0। तो जैसे आप डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हो तो आपको मिलेगा 4 लैम्बडा प्लस 4, 4 लैम्बडा माइनस 6 एंड लैम्बडा प्लस 5। ये क्या होना चाहिए बेटा, 0।
इसका मतलब ये हुआ 448 प्लस 9 लेमड़ा, यहाँ पे 9 माइनस 6 तो 3 इज इक्वल टू -3। सो लेमड़ा आपका जनरेट हुआ -1/3। जैसे ही लेमड़ा आपका जनरेट हुआ तो जो फुट परपेंडिकुलर था वो ये था, इसके अंदर लेमड़ा को आप किससे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, -1/3 से, तो -2/3 प्लस 3 तो ये हुआ आपका 7/3। यहाँ पे -2/3 -3 तो ये हुआ आपका -5/3 एंड यहाँ पे हुआ 1/3 प्लस 1 तो 4/3। तो ये आपका P हुआ, ये आपका Q हुआ और ये आपका R हुआ। और आपको क्या पूछा है बेटा, P प्लस Q प्लस R, तो मतलब इन तीनों का सम 7 प्लस 4 11, 11 माइनस 6 तो 11 माइनस 5 सो 6/3। तो आंसर होना चाहिए बेटा 2। क्या 2 देख रखा है किसी ऑप्शन के अंदर? जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा 2। और ये कंस्ट्रक्शन आप दिमाग में लेके जरूर से चलोगे, पूरा चांस है, क्योंकि मेरा फेवरेट है, पूरा चांस है कि आपके आने वाली जेई के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए। कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन पे फुट परपेंडिकुलर खोदना हो या तो इमेज खोदनी हो तो सेम स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करना है। क्या करना है, इमेज वाला एक स्टेप खाली बढ़ जाएगा। पहले ये कंस्ट्रक्शन दिमाग में लोड कर लेते हैं। आपको लाइन से इज इक्वल टू लैम्बडा समझ के एक जनरल पॉइंट एज्यूम करना है, फुट आपको एज्यूम करना है। क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में दिस प्लस दिस करके किए थे, राइट। मतलब कि लाइन से उसका वेक्टर फॉर्म बनाओ और वही आपका पी के कोऑर्डिनेट्स हुए। फिर आप पीएम की डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे। कैसे, पी आपको इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा है, एम आपको गिवन है, तो इसमें से ये माइनस कर लो या इसमें से ये माइनस कर लो, मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लो। क्लियर कट दिखेगा कि ये और गिवन लाइन परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन की डायरेक्शन आपको मिल चुकी है और ये डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा आप लाए हो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, लैम्बडा मिल जाएगा। जैसे ही लैम्बडा सब्स्टिट्यूट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, फुट मिल जाएगा। अगर इमेज वाला क्वेश्चन चल रहा है तो आपको मालूम है कि गिवन पॉइंट्स और इमेज का मिड पॉइंट ये फुट होता है, तो मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लगाओगे तो आपको इमेज मिल जाएगी। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया और दिमाग में फिट कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन पूरा के पूरा चांस है आपको आने वाले एग्जाम में दिख जाए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द वैल्यूज। अब ये कंसेप्ट भी ऐसा कोई पेपर नहीं कि जिसमें पूछा ना गया हो, लगभग सारे पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ ही जाता है। आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन तो हम सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हर पेपर में ये चीज आने वाली है, राइट। और जब जब आएगी तो हर बार मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ये पहला पेपर है, भले थोड़ा टाइम ले ले, बट सारे कंसेप्ट अपने को आने चाहिए, राइट। अगर आपको कभी भी इस वे से a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3 दिख जाए, इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो आपको फटाफट चार डिटर्मिनेंट खोदने हैं। पहला कोएफिशिएंट वाला, मतलब कि a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, राइट। वैसे ही d1 होगा, फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, सो d1 d2 d3, यहाँ पे b1 b2 b3 और यहाँ पे C1 C2 C3। वैसे ही D2 सेकेंड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, सो फर्स्ट कॉलम एज इट इज A1 A2 A3, यहाँ पे आ जाएगा बेटा D1 D2 D3 और यहाँ पे आ जाएगा जो था वही C1 C2 C3। और D3 खोदना रहेगा, D3 में थर्ड कॉलम इसकी कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगी, सो ये एज इट इज रहेगा A1 A2 A3, यहाँ पे आएगा बेटा B1 B2 B3 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा D1 D2 D3। इस टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर है। जब भी आपको इक्वेशंस दे दें आप फटाफट चार डिटर्मिनेंट खोजोगे। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, क्यों, अगर हम सेकेंड पेपर करेंगे, थर्ड पेपर करेंगे, तब मैं आपको कंसेप्ट नहीं सिखाऊंगा, तब आप सीख चुके होंगे, तब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा। अगर रिपीट कंसेप्ट आएगा तो भाई बोलेगा कि वहां पे या तो पास्ट में सिखा के बैठा है, अब आपको इस मेथड से सोल्व करना है। इसी से तो मतलब क्या है कि क्यूमुलेटिवली जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेंगे आप एकदम प्रो बन जाओगे, राइट। अभी पहला सेशन चल रहा है, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है। आप कोएफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनता है उसको मोटो डी बोलते हैं। कोएफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बना है, या तो जो मोटो डी है उसकी फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे तो d1, सेकंड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे तो d2, थर्ड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे तो d3 जनरेट होता है। आपको चारों चार डिटरमिनेंट खोदना है यार। अगर आप जेई अपीयर कर रहे हो और डिटरमिनेंट खोदना ना है तो यार वापस जाओ, पहले सीख के आओ फिर अपीयर हो, राइट। तो अब जैसे ये चार डिटरमिनेंट कैलकुलेट किए तो पहली चीज जो होती है आपको मोटो डी देखना है। मोटो डी के पास दो चॉइस है, या तो जीरो है या तो नॉन जीरो है। डन। अगर मोटो डी जीरो है समझिएगा तो फिर दो रास्ते चलेंगे। क्या d1 d2 d3 भी जीरो है, मतलब क्या चारों चार डिटरमिनेंट जीरो है, या तो एटलीस्ट
1 ऑफ डी आई नॉन जीरो है, मतलब कम से कम D1 D2 D3 में से कोई नॉन जीरो है, जहां पे आई समझ लो 1 2 3 चल रहा है। क्लियर है? अगर चारों के चार डिटर्मिनेंट जीरो आ चुके बेटा तो वो केस हुआ आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। किसका केस हुआ बेटा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। और अगर एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 नॉन जीरो आए तो बेटा वो केस हुआ नो सॉल्यूशन का। और अगर मोटू डी नॉन जीरो हुआ तो वो केस हुआ बेटा यूनिक सॉल्यूशन का। गारंटी ले रहा हूं जब तक जेई रहेगा तब तक ये टाइप मेंस एडवांस में आती रहेंगी। तो आज सीख लो, आगे आने वाले पेपर में सोल्व करेंगे अपने, पक्की बात है। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो एक्स वाई जेड क्या होगा? तो एक्स वाई जेड होता है D1 बाई डी, D2 बाई डी एंड D3 बाई डी। क्लियर है? ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर आप ये चीज जान चुके हो, अब आप इस क्वेश्चन पे आओ, देखो आपको मजा आएगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू बताओ। अल्फा देखो किसी ना किसी का कांस्टेंट है। फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। भाई ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि डी नॉन जीरो नहीं है। तो डी नॉन जीरो नहीं है तो डी क्या है बेटा? डी जीरो है। डी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डी मतलब कोएफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनता है। तो अल्फा -3 1 1 अल्फा 3 एंड 3 1 5 ये जीरो है। अगर आपने कभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा है तो ये क्वेश्चन अब आप सोल्व कर सकते हो। आई मजा? फील आया? राइट। तो जैसे ही आपने ये फील किया, आप ये डिटरमिनेंट को सोल्व करने गए तो अल्फा के साथ आपको क्या मिला? मुझे तो मिला 5 अल्फा -3, फिर +3 के साथ मुझे तो मिला 5 -9 मतलब -4 एंड +1 के साथ मुझे तो मिला 1 -3 अल्फा। और ये क्या होना है बेटा? जीरो होना है। सोल्व करना किसे ना आए, सबको आता है भाई। देखो ये क्या हो गया? 5 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -12 +1 -3 अल्फा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 5 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -11 इज इक्वल टू 0। 11 और 5 से फैक्टराइज हो गया। 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा -11 अल्फा -11 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 5 अल्फा, वहाँ से -11, सो अल्फा +1 इज इक्वल टू 0। सो बेटा अल्फा या तो आपको 11/5 मिला या तो अल्फा आपको -1 मिला। तो अल्फा की दो वैल्यू कौन कौन सी है बेटा? 11/5 या तो -1। ऑप्शन ए के अंदर दे के रखा है तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भाई यहाँ पे पुजारी है। देखो कंसेप्ट पहले तो आपको आना चाहिए। कंसेप्ट क्या कहता है? e⁻x इंटू f(x) प्लस f(x) के साथ अगर मुलाकात होती है तो बाय पार्ट से आप प्रूफ कर सकते हो कि इसका आंसर ये होता है। अपने स्टूडेंट याद कैसे रखते हैं? अपने स्टूडेंट इसको पुजारी बोलते हैं, इसको भाई बोलते हैं, इसको भाभी बोलते हैं। जब भी पुजारी भाई भाभी का मिलन होता है तो आंसर पुजारी इंटू भाई आता है, पक्की बात है। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या था इसके अंदर? आपका क्वेश्चन था e⁻x। यही क्यों याद है? क्योंकि e⁻x में सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है, पुजारी भाई भाभी, या तो e⁻x साइन या तो e⁻x कॉस। अब यहाँ पे मल्टी टर्म है तो पुजारी भाई भाभी के अलावा अपना हाथ कोई और नहीं पकड़ेगा। एक ही ऑप्शन था पुजारी भाई भाभी, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, e⁻x उसके साथ चल रहा है tan x माइनस x। खाली हरी सब्जी का कमाल होता है। -2 tan x इंटू sec²x -2 tan x sec²x dx इज इक्वल टू e⁻x f(x) प्लस c। पुजारी इंटू भाई, तो आपको भाई जस्ट पहचानना है यहाँ पे कि भाई क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो e⁻x तो है, ये भाई किसी का डिफरेंशिएशन है। ये किसका डिफरेंशिएशन है? tan²x का। तो भाभी जी तो है, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? tan²x। तो चलो भाई भाभी का मिलन कराते हैं। यहाँ पे देखो आपका tan x माइनस x। अब यहाँ पे आपको -tan²x मजबूरी है क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन -2 tan x इंटू sec²x हो रहा है। यहाँ पे क्या कर लो बेटा? प्लस tan²x। क्लियर है? dx। अब समझिएगा। सो आपका ये e⁻x, यहां पे देखो बेटा ये tan x माइनस x माइनस tan²x प्लस tan²x माइनस 2 tan x इंटू sec²x dx। अब सोचना, इसका आप हल्का सा डिफरेंशिएट करो। जैसे ही आप tan x का डिफरेंशिएट करते हो आपको क्या मिलता है? sec²x -1 -2 tan x इंटू sec²x। देखो कोई रट्टेबाजी नहीं, ऐसा मत समझना कि राहुल सर रट के आते हैं, राइट। यहाँ पे मुझे ये टर्म दिखी, ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ? इसका हुआ, ये सेटलमेंट हुआ, तब जाके आप ये आंसर ला पाए। बात समझ में आई, राइट।
यहाँ पे देखो tan x का sec square x माइनस x का -1 माइनस tan square x का 2 tan x sec square x। अब sec square x -1 तो दुनिया जानती है क्या बोला जाता है, tan square x माइनस 2 tan x इंटू sec square x। और देखो ये डिट्टो चीज आपको यहाँ पे दे के रखी है, दिख रहा है, तो मतलब पुजारी भाई भाभी। जैसे ही बेटा आपको पुजारी भाई भाभी दिखा, अब तुरंत बोलेगी सर इसका आंसर तो पुजारी इंटू भाई आना चाहिए, मतलब कि tan x माइनस tan square x प्लस सी। तो ये हो गया आपका ये वाला आंसर। तो मैचिंग मैचिंग किए आप, जैसे ही मैचिंग किए तो आपको f ऑफ x मिला, क्या मिला, tan x माइनस tan square x। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या फंक्शन ही पूछा था क्या क्वेश्चन के अंदर। तो आपको पूछा f ऑफ पाई बाई 4, क्या पूछा बेटा, f ऑफ पाई बाई 4। तो x को पाई बाई 4 से रिप्लेस कर दो, tan पाई बाई 4 1 हुआ, माइनस पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 4 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से 1 माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा बेटा, माइनस पाई बाई 4। कहाँ पे है भाई, सबका फेवरेट ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है भाई। एक्स वाई 1 2 3 4 में है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट साइन इनवर्स साइन एक्स। अच्छा देखो क्या है क्वेश्चन, एक्स और वाई आपको लेने हैं 1 2 3 4 में से, और आपको पूछा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स इंटीजर हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब सोचो एक्स और वाई तो आपको यहां से उठाने हैं, तो हम इंडिविजुअल खोद लेते हैं ना कि एक्स और वाई बन क्या रहे हैं। जैसे कि आपको यहां पे गिनना पड़ेगा साइन इनवर्स साइन 1, साइन इनवर्स साइन 2, साइन इनवर्स साइन 3, साइन इनवर्स साइन 4, साइन इनवर्स साइन 4। सिमिलरली आपको खोदना पड़ेगा कॉस इनवर्स कॉस 1, कॉस इनवर्स कॉस 2, कॉस इनवर्स कॉस 3, एकदम बेसिक के साथ चल रहे हैं बेटा, और कॉस इनवर्स कॉस 4। और आपको मालूम है कि कॉस इनवर्स कॉस कैंसल आउट होते हैं 0 से पाई में, और साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट होते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। जो बेसिक फंडास है वो आप जानते हो। अब सोचो 1 तो कहां पे आता है, थोड़ा सा अगर आप समझते हो, ये 0, ये पाई बाई 2, बट पाई बाई 2 को अपने गांव में 1.57, ये पाई पाई को अपने गांव में 3.14, ये 3 पाई बाई 2 तो इसको अपने गांव में 4.71, और ये 2 पाई तो इसको अपने गांव में 6.28 बोलते हैं। अपना 1 2 3 4 में ही खेलना है, तो इतना इनफ है अपने पास। जैसे हम इतना जान गए, साइन इनवर्स साइन 1, साइन 1 कहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर कट गया, तो इसका आंसर क्या है बेटा 1। साइन इनवर्स साइन 2, 2 कहां पे आए, यहां पे, राइट, बट यहां पे तो नहीं कटता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 2 को ही साइन पाई माइनस 2 बोल देते हैं, चलेगा ना, साइन पाई माइनस 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब 3.14 माइनस 2, 3.14 माइनस 2 1.14, 1.14 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, 1.14 तो कहां पे आया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये कट जाता है, तो साइन इनवर्स साइन कट गया, तो यहां पे क्या बचा बेटा, पाई माइनस 2। वैसे ही साइन 3 को क्या आप समझ पाते हो कि साइन पाई माइनस 3 भी आप बोल सकते हो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 3.14 माइनस 3 तो 0.14 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन इनवर्स साइन कट गया, तो इसका आंसर है पाई माइनस 3। वैसे ही साइन 4 को आप साइन, यहां पे समझिएगा, पाई माइनस 4 अगर बोलो तो 3.14 माइनस 4, तो मतलब कि माइनस 0.86 कहां पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अपना घर ही है, तो साइन इनवर्स साइन कट गए, तो इसका आंसर है पाई माइनस 4। सिमिलरली फर्स्ट क्वाड्रेंट है 1, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो 2, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्यों, 3.14 तक तो काट ही देगा, ये भी काट देगा, क्या आएगा 3। यहां पे देखो cos 4 तो आए यहां पे, नहीं मजा आई, तो इसको हम cos पाई माइनस 4 बोले, तो आगे माइनस आया। जैसे ही आगे माइनस आया तो उसने cos इनवर्स माइनस क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स। अब यहाँ पे cos पाई माइनस 4 बना है। अब पाई माइनस 4 देखने जाओ तो 3.14 माइनस 4, तो ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव भी नहीं कटेगा, रिवर्स कर दिया, तो इसी को आप cos 4 माइनस पाई बोलो, भोलेनाथ है ना, भोलेनाथ होते हैं ना भाई cos, राइट। यहाँ पे चल रहा है आपका cos इनवर्स, यहाँ पे चल रहा है आपका पाई माइनस। अब देखो 4 माइनस पाई, 4 माइनस 3.14 0.86 लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ से cos इनवर्स cos कट गया, तो ये हुआ पाई माइनस 4 माइनस पाई, तो मतलब कि ये बना है आपका 2 पाई माइनस 4। जरूरी नहीं है कि आप इस अप्रोच से सीखो, आपको जिस अप्रोच से सिखाया गया, अगर आपको ग्राफ आता है ग्राफ से भी कर सकते हो, बट ग्राफ में भी आपको विजुअलाइज करना है, इससे फास्ट मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको सिखा पाएगा, राइट। ये मतलब कि राजधानी एक्सप्रेस है, एकदम सुपर फास्ट, आपको बस मालूम होना चाहिए साइन इनवर्स साइन कहां कटता है, इतने में, उतने में लाओ काटो,
कोसिनस कोस कहाँ कटता है, इतने में, उतने में लाओ काटो, बस ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे ही आप ये चीज समझ लिए हो तो देखो आपको क्वेश्चन क्या था कि ये चीज क्या आनी चाहिए, इंटीजर। ऐसे कितनी पेयर मिलेगी, यहाँ पे x नहीं होगा y होगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन के अंदर था कोसिनस कोस, परफेक्ट। एक्स वाई आपको यहां से उठाना है, ये आंसर और ये आंसर का सम करना है। सम क्या आना चाहिए, इंटीजर। सोचो 1 इसके साथ इंटीजर देगा, इसके साथ इंटीजर देगा, इसके साथ इंटीजर देगा, यहां पे तो 2 पाई आ गया, नहीं देगा। वैसे ये पाई वाला किसी के भी साथ नहीं देगा, तो यहाँ पे इंटीजर, ये पाई वाला भी किसी के साथ नहीं देगा, ये पाई वाला भी किसी के साथ नहीं देगा, तो यहाँ पे टोटल इंटीजर के फेवरेबल केसेस कितने आएंगे, 1 1 1 2 1 3। और टोटल केस कितने आएंगे, तो x के पास 4 चॉइस है, y के पास भी 4 चॉइस है, तो टोटल केस कितने है, 16। आपको प्रोबेबिलिटी पूछा था बेटा, तो क्या आंसर आएगा, फेवरेबल अपन टोटल। फेवरेबल कितने है यहाँ पे 3, टोटल कितने है यहाँ पे 16। तो भाई आंसर इसका आना चाहिए था 3/16। आई मजा, मस्त क्वेश्चन था, क्वेश्चन रियली ऑसम था, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। अब पैराबोला इज ड्रॉन विथ वर्टेक्स एट 0-3। भाई 0-3 पे एक पैराबोला ड्रॉ करना है। द एक्सिस सिमेट्री अलोंग द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। अब देखो पहले तो ये हाइपरबोला को पहचानो, x²/49 माइनस y²/9 इज इक्वल टू 1। इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कौन सी है, x एक्सिस है। तो बेटा इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस हुई वो कौन सी हुई, y एक्सिस हुई। अब आपका जो पैराबोला है वो इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस के अलोंग है, तो आपका पैराबोला की जो मेजर एक्सिस हुई वो कौन सी हुई बेटा, y एक्सिस हुई। कान को ऐसे पकड़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब देखो, अ पैराबोला इज ड्रॉन विद द वर्टेक्स दिस द एक्सिस सिमेट्री अलोंग द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। मतलब कि आपका जो पैराबोला है जिसकी वर्टेक्स 0-3 है और अलोंग आपको y एक्सिस ड्रॉ करना है, तो आपका इक्वेशन हो गया x - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग y - -3, राइट। तो आपका पैराबोला का इक्वेशन हो गया x² इज इक्वल टू 4by + 3। और थोड़ी देर के लिए y + 3 को आप बड़ा y समझ लो, तो इक्वेशन हो गया x² इज इक्वल टू 4by। क्यों, हम एनसीईआरटी पढ़ के आते हैं तो हम यूज्ड टू इसके लिए हैं, इसके लिए हरगिज नहीं थे। फिर लास्ट में जहां जहां y आएगा उसको y + 3 के साथ रिलेट कर दूंगा तो अपना काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपका पैराबोला है ना, passes through the two foci of the hyperbola। हाइपरबोला यही है, हाइपरबोला है आपका x²/49 माइनस y²/9 इज इक्वल टू 1। और आपका जो पैराबोला आया तो आया था x² इज इक्वल टू 4by और y था आपका y + 3। क्लियर है। अब समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आपको बोला है कि आपका ये जो पैराबोला है ना वो इसके फोकाई में से पास ऑन हो रहा है, तो आपको इसकी फोकाई कैलकुलेट करनी है। फोकाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोकाई के लिए आपको इसकी एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होती है, तो उसके लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे यूज करते हैं, तो पहले तो ये कौन सा हाइपरबोला है, ये x वाला हाइपरबोला है। अगर ये x वाला हाइपरबोला है तो इसके लिए इक्वेशन कौन सा चलेगा, इसके लिए इक्वेशन चलता है b² इज इक्वल टू s² स्क्वायर माइनस 1। b² 9 है, s² 49 है, यहाँ पे स्क्वायर माइनस 1। सो 9/49 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर। 49 प्लस 9 58/49 इज इक्वल टू स्क्वायर। सो e इज इक्वल टू √58/7, राइट। तो इसकी जो फोकाई होती है बेटा वो आपको याद होनी चाहिए ±AE, 0। और a यहाँ पे चल रहा है आपका 7, b आपका चल रहा है यहाँ पे 3। क्लियर है। यहाँ पे देखे तो ±7 इंटू √58/7, 0। 7 से 7 कटा तो आंसर आया ±√58,0। अब आपका जो पैराबोला था वो इससे पास ऑन हो रहा है, तो मतलब कि पैराबोला इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। तो मतलब x के बदले √58, y के बदले 0 हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। या तो जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल में था आपका x² इज इक्वल टू 4b y + 3, ये वाला इसके अंदर पास ऑन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x² मतलब 58 इज इक्वल टू 4b, y के बदले 0 इंटू 3। यहाँ से 4b की वैल्यू आ गई 58/3, तो b की वैल्यू आ गई 29/6। तो इसकी जो फोकाई होती है, आपको पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला, इसकी जो फोकाई होती है वो होती है 0, b, तो होनी चाहिए 0,29/6। बट ये थोड़े था, वो तो ये था, तो मतलब कि ये हुआ आपका
0,y+3, राइट, या तो x,y+3 समझ लो आप, x,y+3, और ये था आपका कितना आया था 29/6, और आपको पूछा है x,y फोकाई में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से assumption हम लोगों ने लिया था। तो क्या होगा बेटा, y+3 इज इक्वल टू 29/6, सो y इज इक्वल टू 29/6 माइनस 3, तो 11/6, तो आपकी फोकाई हो गई 0,11/6। तो अगर हम खाली एनसीईआरटी भी पढ़ के चलते हैं ना, तो ऐसा कुछ कर लेते हैं तो अपना काम हो जाता है। तो अपना आंसर आना चाहिए बेटा 0,11/6। कोऑर्डिनेट्स अपने को एमसीक्यू ऑप्शन ए के अंदर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब अगर आप ध्यान से समझते हो ना, सबसे पहला कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर को भाई मोड एक्स का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे भले cos स्क्वायर एक्स लिखा है, उसको आप मोड cos एक्स का स्क्वायर भी समझ सकते हो। और जैसे ही आप समझोगे तो 8 की जो पावर्स है ना बेटा, वो किसके अंदर दे के रखी है, इनफाइनाइट जियोमेट्री प्रोग्रेशन, आईजीपी में दे के रखी है। देखो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और कॉमन रेशियो कितना है मोड cos x, राइट। और आपको मालूम है कि इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के इन्फिनिटी टर्म का सम क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म ओवर कॉमन 1 माइनस कॉमन रेशियो। अगर ये कंसेप्ट आप जान रहे हो कि आपको दे के रखा है 8⁻1 ओवर 1 माइनस मोड cos x, और ये किसके इक्वल टू है बेटा 4 के क्यूब। 4 को हम क्या बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये 2⁻6 हुआ। वैसे ही 8 को हम क्या बोलते हैं 2 का क्यूब, तो ये हुआ बेटा 2⁻3 टाइम 1 माइनस मोड cos x। परफेक्ट। तो इट मीन्स 3/1 माइनस मोड cos x जो है वो 6 हुआ। सो 1 माइनस मोड cos x जो है वो 3/6, मतलब कितना हुआ 1/2। सो मोड cos x हो गया बेटा 1 माइनस 1/2, मतलब कितना 1/2। परफेक्ट। और जैसे ही आपको मोड cos x 1/2 मिला, मोड cos x लेस देन 1, कहानी सही है। तो आपको क्या पूछा है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, तो x की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई, तो cos x हाफ कब होता है π/3 पे, तो x की सबसे पॉजिटिव छोटी वैल्यू कौन सी हुई बेटा π/3। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सपोज दैट x इज अ रियल नंबर विथ log प्लस log -1 है। समझिएगा, आपको गिवन है log sin x प्लस log cos x, log sin x बेस 5 प्लस log cos x बेस 5, ये है बेटा -1, ये आपको देके रखा है। log a प्लस log b क्या होता है, log a b, मतलब कि log sin x इंटू cos x बेस 5, ये कितना हुआ बेटा -1। तो मतलब के sin x इंटू cos x क्या हुआ बेटा 5⁻1, लॉग की प्रॉपर्टी है ना बेसिक। मतलब के sin x इंटू cos x हम लोग जनरेट किए 1/5। क्या जनरेट किए, sin x इंटू cos x कितना 1/5। क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ, अब आपको इसकी वैल्यू पूछिए, किसकी वैल्यू, मोड के अंदर sin² x cos x प्लस cos² x sin x, राइट, ये कितना होगा, राइट। इसी को क्या समझ पा रहे हो कि अगर sin x cos x हर टर्म में से कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा sin x, यहाँ पे बचेगा प्लस cos x। तो आपको पूछा है मोड के अंदर sin x cos x इंटू मोड के अंदर sin x प्लस cos x। अब sin x cos x की वैल्यू हम लोग लाए 1/5, sin x प्लस cos x की वैल्यू कितनी होगी, जस्ट वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि sin x प्लस cos x का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x। पूरी दुनिया जानती है ना sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो गया 1। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 और sin x cos x हम लोग है अपने पास, कितना है 1/5। सो ये हो गया 5 प्लस 2 7/5। तो अपने को मोड sin x प्लस cos x की रिक्वायरमेंट थी, तो मोड sin x प्लस cos x कितना हो गया √7/5। यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट कर दो, ये था आपके पास 1/5, ये आप लाए √7/5, रेशनलाइज कर लो √5 से, तो ऊपर हो गया √35 और नीचे हो गया 5 × 5 25। तो आपका आंसर कुछ √35/25 आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे, लेट z1 z2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन देके रखा है z² प्लस 8 टाइम z² प्लस 8 टाइम 1 माइनस i z प्लस 63 माइनस 16i इज इक्वल टू 0, और बोला है कि इसके रूट z1 और z2 है।
तो बेटा रूट खोदना क्वाड्रेटिक का, बाबा जी को याद करते हैं, श्रीधर आचार्य यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट क्या होते हैं? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, राइट। तो वही यहाँ पे z1 या तो z2 क्या होंगे, राइट। तो माइनस बी, तो माइनस 8 टाइम 1 माइनस आई प्लस और माइनस बी स्क्वायर, सो 64 1 माइनस आई का स्क्वायर माइनस 4 ए के तौर पे 1 है और सी के तौर पे 63 माइनस 16i अपन 2a, ए के तौर पे 1 था। इसको हमें सोल्व करना है, हम सोल्व करते हैं। देखो 2 से डिवाइड किया तो ये माइनस 4 इंटू 1 माइनस आई, यहां से आप 4 कॉमन ले लो तो 2 के साथ चला गया, तो प्लस और माइनस रूट के अंदर 4 चला गया तो ये 16 बचा है और 1 माइनस आई का स्क्वायर माइनस 2i होता है, ये 4 चला गया तो ये माइनस 63 प्लस 16i। डन है। सो ये आपका माइनस 4 प्लस 4i, माइनस 4 प्लस 4i प्लस और माइनस यहाँ पे आपका माइनस 32i प्लस 16i, सो माइनस 16i माइनस 63। अब इसके अंदर कंसेप्ट जो आपको आना चाहिए वो क्या आपको आना चाहिए? तो आपको आना चाहिए अंडर रूट a प्लस और माइनस ib क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा। तो पहली चीज आपको r खोदना है, r होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है बेटा प्लस और माइनस रूट के अंदर r प्लस a बाई 2, फिर जैसा i है वो साइन रूट के अंदर r माइनस a बाई 2। अगर ये कंसेप्ट आप जानते हो, देखो दुनिया इसमें भी बहुत सारे स्टेप बिगाड़ती है, राइट। अगर आप ये कंसेप्ट जानते हो तो मतलब कि आप इजी टू क्रैक इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर गिना जाता है, राइट। देखो यहाँ पे सो ये आपका माइनस 4 प्लस 4i प्लस और माइनस यहाँ पे इसका r कितना हुआ, तो r हुआ बेटा आपका 16 का स्क्वायर 256, 63 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 69 और 25 प्लस 13 तो 38 39, राइट। तो ये हो गया आपका 9 6 15 7 5 12 40 लो 42 7 6 जा, तो ये 65, राइट। तो यहाँ पे मिलेगा आपको रूट के अंदर 65 माइनस 63, क्योंकि a आपका माइनस चल रहा है और i भी माइनस है, तो माइनस i यहाँ पे 65 प्लस 63 बाई 2, राइट। सो ये आपका माइनस 4 प्लस 4i प्लस और माइनस ये हो गया आपका 1, यहाँ पे हो गया आपका 65 63 128 का 64, तो माइनस 8i। अगर आप प्लस लेके चल रहे हो तो माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, 4i माइनस 8i माइनस 4i, और अगर आप माइनस लेके चल रहे हो तो माइनस 4 माइनस 1 4i प्लस 8i, सो 12i, राइट। तो आपके पास z1 है माइनस 3 माइनस 4i, z2 है माइनस 5 प्लस 12i, सही लिखा है क्या? माइनस 3 माइनस 4i माइनस 5 प्लस 12i। ओके, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय ओरिजिन z1 एंड z2। ओरिजिन दुनिया जानती है क्या होता है, 0 प्लस 0i। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं, हाफ मोड डी। क्या होता है बेटा? हाफ मोड डी। जहां पे डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स एंड लास्ट वर्टेक्स -5 प्लस 12, राइट। और ये हो जाता है बेटा 1 1 1। इसको हम यहां से फर्स्ट रो से एक्सपांड कर लेते हैं, तो -36 -20, सो दिस वन इज -56। एरिया क्या होता है बेटा? हाफ मोड डी, तो मतलब कि हाफ मोड ऑफ नेगेटिव -56, सो आंसर इज 28 स्क्वायर यूनिट। तो क्या आंसर आना चाहिए बेटा? 28 स्क्वायर यूनिट। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ एबीसी आर इन जीपी। जब भी बेटा जीवन में आप ABCR इन जीपी सुनते हो, तुरंत आपको बोलना है मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट, इट मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। और अगर आप सुन जाते हो ABCR इन AP, तो आपको बोलना है मिडिल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, मींस 2B इज इक्वल टू A प्लस C। राइट नाउ यू हियर ABCR इन GP, इट मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। जो पहली चीज हम लोग समझे वो क्या समझे, बी स्क्वायर क्या होना चाहिए सर? AC होना चाहिए। साथ साथ ये क्या गिवन है, log की प्रॉपर्टी अगर जानते हो तो A बाई 2B, वैसे ही ये क्या गिवन है, log 2B बाई 3C, और वैसे ये क्या गिवन है आपको, तो log 3C बाई log A, मतलब कि 3C बाई A। अगर बेटा ये AP में है तो लोग हटाते हैं लगाते हैं, AP GP का इंटरचेंज चलता है। अगर ये AP में है तो लोग हटा दें
तो ये a बाई 2b, ये 2b बाई 3c और ये 3c बाई a, ये किस में हो जाएगा बेटा? जीपी में हो जाएगा, क्योंकि ये एपी में था, लोग हटाए तो ये किस में हो गया? जीपी में हो गया। जैसे ही ये जीपी में हुआ तो मिडल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू लास्ट वाली कहानी वर्क करेगी, करेगी ना। तो यहाँ a से a तो कट जाएगा, तो यहाँ पे देखो तो ये 3 इधर आ गया तो 27, c इधर आ गया तो c क्यूब, b इधर चला गया तो 4b क्यूब, राइट। यहाँ पे क्या बना? 4 2 8b क्यूब, क्या बना? 1, राइट। वंस अगेन ये 2b इधर चला गया तो 8b क्यूब और 3c इधर आ गया तो 20, मतलब के b क्यूब बाई c क्यूब इज इक्वल टू 3/2 का क्यूब, तो मतलब के b बाई 3 इज इक्वल टू c बाई 2, राइट है ना, क्यूब रूट ले लिया। अब इसको अगर आप k समझ रहे हो तो b आपका 3k है, c आपका 2k है, तो a कितना होगा? इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लो ना, तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2k, सो a आ गया आपका 9/2k। इसका मतलब ये हुआ कि a अपन 9/2 इज इक्वल टू b अपन 3 इज इक्वल टू c अपन 2, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a अपन 9 b बाई 6 इज इक्वल टू c बाई 4। लैम्बडा की फॉर्म में ले लें तो a आपका 9 लैम्बडा है, b आपका 6 लैम्बडा है, c आपका 4 लैम्बडा है। चलो ए बी सी का इंटर रिलेशन, तो और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार जेईई में मतलब पूछे गए हैं। अब क्या पूछा है आपको? विथ साइड एबीसी वाला ट्राइंगल क्या होगा? ट्राइंगल ऑप्शन देखो, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल और ट्राइंगल नॉट पॉसिबल। तो मतलब यहां से अपने को मालूम चला कि सबसे बड़ा कौन है? ए, तो सबसे लार्जर एंगल हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब कोसाइन रूल से हम लोग कॉस ए कैलकुलेट करते हैं। कॉस ए की फॉर्मूला दुनिया जानती है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। अब यहां पे ए था आपका 964 क्लियर? यहां पे 964, यह कहानी थी, सब्स्टिट्यूट किया। यहां पे देखा गया लैम्बडा स्क्वायर तो कैंसिल आउट, 36 42 52 9 61 माइनस 29/26 12 4 48, जो क्या आया? नेगेटिव। और समझिएगा बेटा, कोसाइन नेगेटिव है तो ए क्या होगा? ग्रेटर देन 90। कॉस नेगेटिव कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कि ए क्या हुआ? ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 अपने गांव में क्या बोला जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोला जाता है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर किसी ट्राइंगल का कोई एंगल मोर देन 90 का है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? लेट दिस मैट्रिक्स बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बेटा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स a रेस टू n a होता हो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इट मींस स्क्वायर जो है वो a होता है, इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बेसिकली आप ये नहीं, आप ये भी याद रख सकते हो कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ, अब अगर ध्यान से देखते हो ना तो ये जो देख के रखा है कहीं ना कहीं इनफाइनाइट जीपी का कंसेप्ट लगेगा। कब? अगर मोड ए 1 हो जाए। डायरेक्टली मैं तो लूपहोल आपको बता दिया, लेकिन अगर मोड ए 1 हो जाए वो आप नहीं एहसास कर पा रहे हो तो यहां से भी वो एहसास हो जाएगा। मोड ए 0 नहीं है, मोड ए 0 नहीं है, आइडेम्पोटेंट है। टेकिंग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोथ साइड, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, जो पहले ही मैंने प्रिडिक्ट किया था। जैसे ही आप ये समझ लिए तो आपको पूछा है 1 प्लस 1 अपन ट्रेस ऑफ ए प्लस 1 अपन ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 1 अपन ट्रेस ऑफ ए का क्यूब अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्या है? इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? ए ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो। क्लियर है? ए यहाँ पे क्या था? 1, यहाँ पे 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या चल रहा था? ट्रेस ऑफ ए, राइट। अब देखो ये आपको पूछा है ट्रेस ऑफ ए क्या हो रहा है? 1a1। ट्रेस ऑफ ए क्या हो रहा है यहाँ पे? 1a1। ट्रेस जानते हो ना, ट्रेस का क्या मतलब होता है? डायगोनल एलिमेंट का सम। अब दूसरी चीज यहाँ पे समझनी है, दूसरी चीज जो अपने को समझनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, स्क्वायर ए हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर अगर ए हो रहा है तो ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करके देख लो, राइट। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, बट
ए आई इज इक्वल टू आई, सो ए इज इक्वल टू आई। यहां पे तो इनडायरेक्टली ए क्या, अगर पहले ही आप ये प्रेडिक्ट करते हैं ना तो आपको और ये सब भी गिनने की जरूरत नहीं थी। बस आपको डिटरमिनेंट है नॉन जीरो है, मतलब कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स से पोस्ट या तो प्री मल्टीप्लाई करोगे तो ए आपको आई मिलेगा। जैसे ही ए आपको आई मिला तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको 1 मिल गया और ट्रेस ऑफ ए 1 1 1, तो ट्रेस ऑफ ए आपको 3 मिल चुका है। और जैसे ही ये कहानी हो चुकी है तो ये 1 ओवर 1 माइनस 3, सही है ना, 1 ओवर 1 माइनस 3, सो ये 1 बाय माइनस 2, सही चल रहे हैं क्या, 1 बाय माइनस 2। यहाँ पे कॉमन रेशियो 1 अपन ट्रेस से चल रहा था, कॉमन रेशियो जो है 1 अपन ट्रेस से चल रहा था, सो 1 अपन 1 बाई 3, सो 1 ओवर 2 बाई 3, सो फाइनल आंसर विल बी 3 बाई 2। तो इसका आंसर आएगा बेटा 3 बाई 2। क्वेश्चन अच्छा था, समझने लायक था, इजी था बट अच्छा था, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल है, सच दैट √3ab, डन है। फिर ये वाली चीज को क्या आप इस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हो, a डॉट a इंटू बी माइनस a डॉट b इंटू a। अगर ये प्रिडिक्ट करते हो बेटा तो ये है a क्रॉस b क्रॉस a, समझो पहला तीसरे के साथ तो बाहर दूसरा, माइनस पहला दूसरे के साथ तो बाहर तीसरा, हरी सब्जी का कमाल है। जैसे ये समझे तो आपको दे के रखा है √3 टाइम a डॉट b, √3 टाइम a डॉट b प्लस डिटरमिनेंट मतलब मोड के अंदर a क्रॉस b क्रॉस a इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, जहां पे बी स्क्वायर को मैं b डॉट b रीड कर रहा हूं, और a और b के बीच का एंगल आपको थीटा चल रहा है। तो पूछा क्या है आपको, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये हुआ बेटा आपका क्वेश्चन। सोल्व करते हैं। देखो ये √3, ये मोड ए मोड बी कॉस थीटा, हमें ज्यादा तो आता है नहीं, यहाँ पे प्लस प्लस पहले का मोड दूसरे का मोड, और ए जो है वो बी क्रॉस ए को परपेंडिकुलर होता है तो इन दोनों का बीच का एंगल 90 हुआ, यहाँ पे साइन 90 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर चल रहा है। मोड ए तो 1 था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना था, 1 था, तो ये हुआ आपका √3b, डिटरमिनेंट बी को b बोल दिया, √3b cos थीटा प्लस ये तो 1 था, ये ए बी साइन थीटा हुआ, क्या हुआ ए बी, बट ए तो 1 है तो ये b साइन थीटा, और ये तो 1 ही हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर। अब क्या किया, b से डिवाइड कर लिया, सो ये √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस बी, और ये तो 11 के पहले दिन से सिखाया जाता है ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है। रीजन क्या है कि मोड बी जो है वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए किसी भी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करो तो आंसर क्या आता है, ग्रेटर इक्वल टू 2। अब इसकी रेंज भी हम लोग जानते हैं, अपना सबसे फेवरेट -r से r, r क्या होता है √a² प्लस b स्क्वायर, सो √3 प्लस 1 √4, तो मतलब कि -2 से 2, इसकी रेंज है -2 से 2, और ये बोला है कि ना भाई ये तो क्या है ग्रेटर इक्वल टू 2, तो ये मुलाकात तभी संभव हो पाएगी जब √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा निकल के आ जाए 2। अब इसी को आप r से डिवाइड कर लो, सो √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब सोचो ये साइन थीटा cos π/3 प्लस cos थीटा साइन π/3, तो ये साइन π/3 प्लस थीटा चल रहा है इज इक्वल टू 1। 1 क्या क्या मतलब हुआ, साइन π/2, तो मतलब कि थीटा कहीं ना कहीं आपका π/6 से रिलेट करेगा, और जैसे ही थीटा π/6 से रिलेट करेगा तो कोट π/6 का स्क्वायर कितना हुआ, √3 का स्क्वायर, तो कितना हुआ बेटा 3, तो 3 है क्या कोई ऑप्शन, यस, तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा इसका 3। अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, ये शायद से सबसे अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, राइट, क्योंकि एनसीईआरटी में तो इस टाइप का डिस्कशन होना ही टफ है, राइट। समझने की ट्राई करते हैं, एकदम कूल रह के समझेंगे। देखो सबसे पहले ए एन डिफाइन है मल्टीप्लीकेशन में, आपको पूछा है, आपको जो पूछा है वो लिख देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन रेस्ट टू -1/n², राइट। एन यहां पे देके रखा है, पहला काम करो log लगा लो, log n, log की प्रॉपर्टी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन किस में हो जाएगा, एडिशन में, और डिग्री क्या हो जाएगी, आगे आ जाएंगे, मतलब इसको लिखा जाएगा log ऑफ
1 प्लस 1/n², फिर ये 2 आगे मल्टीप्लीकेशन एडिशन में हो गया 2 टाइम log ऑफ 1 प्लस 2² ऐसा ही है ना, हाँ, प्लस 3 आगे log ऑफ 1 प्लस 3² ऐसा करते करते लास्ट में n टाइम log ऑफ 1 प्लस n², ये log लगाने के बाद का माहौल है, राइट। अब ये प्लस को आप सिग्मा रीड कर सकते हो, राइट। सारी टर्म में अब देखो यहाँ पे r जो है वो 1 2 3 1 से n जा रहा है, यहाँ पे चल रहा है log ऑफ 1 प्लस r/n का स्क्वायर और आगे चल रहा है r। ये हुआ बेटा आपका log an। क्या हुआ? log an। अब समझिएगा, आपको लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an को e रेस टू log an बोल सकते हैं अपने इजीली, राइट। और यहां पे चल रहा है -1/n²। तो इसी को बेटा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी e रेस टू -1/n² log an बोल सकते हैं, डिग्री आ गई आगे। और लिमिट तो क्या करते हैं, e के माथे पे भी जा सकता है, मतलब e रेस टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी -1/n² सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r log ऑफ 1 प्लस r/n का स्क्वायर। log n आपने ये जनरेट करके रखा है। समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। e रेस टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे माइनस भी आगे ले लिया है हम लोगों ने, 1/n r/n log ऑफ 1 प्लस r/n का स्क्वायर सिग्मा, और r वेरिंग फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। जब भी बेटा ये आपको स्ट्रक्चर मिल जाए तो आपको याद रख लेना है, r/n को x से रिप्लेस करोगे, 1/n को dx से रिप्लेस करोगे, और इसी के बिहाफ पे a और b की वैल्यू लाओगे, और जब ये होगा तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to यहाँ पे कुछ भी हो जाए, और यहाँ पे जो बन रहा हो उसको हम इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिक सा कोडिंग है, ज्यादा ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/n को dx बोलना है, सिग्मा को इंटीग्रेशन बोलना है, 1/n को dx बोलना है, सिग्मा को इंटीग्रेशन बोलना है, r/n को x बोलना है, और रेंज r/n से डेवलप करनी है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, e रेस टू माइनस, देखो सिग्मा को इंटीग्रेशन बोला जाएगा, 1/n को dx बोला जाएगा, r/n को x बोला जाएगा, और ये हो गया log ऑफ 1 प्लस x²। रेंज कहां से कहां तक सोचो, r1 था, r/n को x बोला गया है, r अगर 1 है तो 1/n, n तो इंफिनिटी की ओर ही जा रहा था, तो 1/n क्या हो जाएगा 0, तो वो x हो जाएगा, और अगर rn है तो n/n क्या हो जाएगा 1, जो आपका x हो जाएगा। तो बेटा रेंज आ चुकी है 0 से 1। तो मतलब कि आपको क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे e रेस टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू log ऑफ 1 प्लस x² dx। पहला काम क्या करो, 1 प्लस x² को t बोल लो, लेट 1 प्लस x² इज इक्वल टू t, सो 2x dx इज इक्वल टू dt, सो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, सो e रेस टू -1/2 x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 लिख दिया, और यहाँ पे हो गया log t। अब x जब 0 था तो t 1 आएगा, x जब 1 था तब t 2 आएगा। फिर आपको log x का इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए, x इंटू log x माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे e रेस टू -1/2 एज इट इज, log t का क्या होगा t इंटू log t माइनस 1, और रेंज लग जाएगी आपकी 1 से 2। सो e रेस टू -1/2 जब आप 2 सब्सटीट्यूट करते हो तो 2 यहाँ पे log 2/e, log 2 माइनस log 1 को log e बोलोगे तो log 2/e, माइनस करके जब 1 सब्सटीट्यूट करते हो तो ये 1, ये 0, ये -1। क्लियर? ओके, सो फाइनली e रेस टू -1/2, यहाँ पे समझिएगा ये हो चुका है आपका, इसको log 2 - 1 ही बोल दो, तो 2 log 2 -2 प्लस 1, सो -1, सो e रेस टू ये -1/2 चला गया, ऐसा ही रख लो, तो ये log 4/e, राइट। सो e रेस टू log
रेस टू -1/2, तो क्या हो गया √e/4। क्लियर है ना, 1/2 रूट हुआ और माइनस मतलब रेसिप्रोकल हो गया, √e/4 मतलब कि √e/2 आपका आंसर आना चाहिए, जो यहाँ पे ऑप्शन 1 के अंदर है। बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा जेई के सेशन है ना तो जरूर से अच्छे होंगे, सीखना है अपने को, हर छोटी से छोटी चीज अपने को एडॉप्ट करनी है। ये वाला क्वेश्चन देखो, द कर्व दैट सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने को बेटा देखो dy/dx डिफाइन है, dy/dx इज इक्वल टू x² + y² अपन 2xy, और ये 2,1 में से पास ऑन हो रहा है। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि 2 टाइम dy/dx जो है वो x² अपन xy मतलब x/y प्लस y² अपन xy मतलब y/x। पहला काम ये है कि y बाय होमोजेनियस इक्वेशन से सोल्व कर रहा हूँ, y/x को t बोल दो तो y हो गया tx, तो dy/dx हो गया t प्लस x dt/dx। क्लियर, सब्स्टिट्यूट कर लो तो 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन तो 2t प्लस 2x dt/dx इज इक्वल टू t प्लस 1/t। सो 2x dt/dx, अब v बोलते हो, मैंने t बोला है, इज इक्वल टू 1/t माइनस t। सो 2x dt/dx इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी। सो 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dx बाय x। वेरिएबल सेपरेबल हो गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो माइनस ऑफ -2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dx बाय x। नीचे बाय ऊपर बाबी, तो माइनस ऑफ log mod बाई इज इक्वल टू log mod x प्लस log mod c। तो log को कैंसल आउट, सो 1/1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस पे गया log कैंसल आउट हुआ, इज इक्वल टू cx। t क्या था भाई, t देखो, t था आपका y/x, तो यहाँ पे y²/x², तो यहाँ पे x² माइनस y² ऊपर x² इज इक्वल टू cx। x से x कैंसल आउट, रेसिप्रोकल कर लिया, तो x² माइनस y² इज इक्वल टू cx आएगा, जहाँ पे 1/c को c बोला है। तो ये मिला है आपका बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बेटा जैसे ही आपको मालूम चला कि ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, तो इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी होगी। तो दुनिया जानती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी होती है बेटा, √2। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, √2। टेक्निकली देखने जाओ तो आप चाहो तो c की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये कर्व जो है वो 2 1 में से पास ऑन हो रहा है, तो 4 - 1 3 इज इक्वल टू 2c, तो c निकल के आ जाएगा 3/2। मतलब कि अगर टेक्निकली आप गिन रहे हो तो x² माइनस y² इज इक्वल टू 3/2x, और आपका इक्वेशन ये होगा जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, √2। फिर यहाँ पे आपको b² इज इक्वल टू s² इंटू a² माइनस 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करने की कोई नेसेसिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक यहाँ पे बेटा आपको फंक्शन देके रखा है, फंक्शन है -x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 6 टाइम सिग्नम ऑफ x² प्लस x प्लस 1। जहाँ पे सिग्नम मतलब के साइन फंक्शन है, वैसे यहाँ पे लिख के देके रखा है, राइट। वेयर pq बिलोंग्स टू r, pq रियल नंबर है, इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल, भाई वो बड़ा से बड़ा पॉसिबल इंटरवल इन विच f' इज पॉजिटिव। तो पहली चीज कुछ समझ में आए ना आए, हम f' तो जरूर से कैलकुलेट करेंगे। f' क्या होगा बेटा, -3x² प्लस 2px प्लस q। क्यों, सिग्नम का आंसर या तो +1 होगा या तो 0 होगा या तो -1 होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इनका कहना है कि ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, राइट, इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल इन विच f' इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाए तो वो जो इंटरवल है लार्जेस्ट, वो है आपका -5/3 से 1। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c पॉजिटिव कब होता है, जब a पॉजिटिव हो और d क्या हो, नेगेटिव। मतलब कि ग्राफ जो है वो ऐसा हो। क्लियर है, ax² प्लस bx सिखाई देता हूं, c लेस देन 0 कब होता है, जब a क्या हो लेस देन और d क्या हो लेस देन। मतलब कि बात हो रही है कुछ ऐसी। लेकिन अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है और बात अगर ऐसी हो रही हो या तो बात ऐसी हो रही हो, तो ये बात कब होगी, जब a पॉजिटिव होगा, और ये बात कब होगी, जब a नेगेटिव होगा।
तो ये दो रूट एग्जिस्ट करेंगे ना बेटा, दो रूट एग्जिस्ट करेंगे तो इसको आप अल्फा बोलो, इसको आप बीटा बोलो, इसको आप अल्फा बोलो, इसको आप बीटा बोलो। अब देखो जो आपका डिफरेंशिएशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीडिंग कोएफिशिएंट है नेगेटिव, तो मतलब कहीं ना कहीं बेटा बात ऐसी हो रही है। और लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल मतलब कि ये वाली रेंज आपको दे के रखी है -5/3 से 1। तो क्या आप समझ में पा रहे हो कि सर ये आपको अल्फा दे दिया है, ये आपको बीटा दे दिया है इनडायरेक्टली। और जैसे ही आपके पास रूट होते हुए हैं तो सम ऑफ रूट दुनिया जानती है माइनस, सोचो सम ऑफ रूट हम 10th में पढ़ के आते हैं, कहां यूज कर रहे हैं, जेई के अंदर। मतलब यही होता है कंसेप्ट। अगर कोई बंदा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है तो मान के चलो कि उसका सिलेक्शन पक्का है, राइट। यहाँ पे सम ऑफ रूट आपने किया, जो b बाय ए आया, तो जो आया यहाँ पे -b बाय ए मतलब कि -2p बाय -3, तो जो आया 2p/3, और यहाँ पे सम ऑफ रूट आ रहा है 1 - 5/3 मतलब कि -2/3, तो 3 से 3 घटा, 2 से 2 घटा, तो p जनरेट हुआ -1। परफेक्ट। इसी वजह से बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो -5/3 × 1 जो -5/3 आया, जो आता है c/a, जो यहां पे आया -q/3, तो 3 से 3 घटा, माइनस से माइनस घटा, तो q निकल के आया आपका बेटा 5। हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको क्या पूछा था, p + q, तो बेटा 5 - 1 अपने गांव में तो 4 होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका 4, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ धो के पीछे पड़ गए भाई, क्यूबिक इक्वेशन क्या है। देखो वंस अगेन, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर 20 एमसीक्यू और 5 जो होते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ 20 एमसीक्यू कंप्लीट किया है। अब बारी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जिसके अंदर आपको ऑप्शंस नहीं होंगे और कंपैरेटिवली एमसीक्यू से थोड़े से कठिन होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं। लेकिन अगर आप सपना देख रहे हैं 99+ पीआर का, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन के साथ भी डील करना आना जरूरी है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वंस अगेन यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है। इफ f of x has exactly one local, अब देखो f of x क्यूबिक है, f dash x क्वाड्रेटिक होगा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा कहां से डिराइव करते हैं हम लोग, f dash x से। तो अगर f dash x को एग्जैक्टली वन लोकल मैक्सिमा वन लोकल मिनिमा है, तो मतलब के इस टाइप का क्वेश्चन आपके आने वाली जे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे होता है देखो, सबसे पहले समझिएगा बेटा, आपके पास f of x है 2x³ - 3 टाइम 2 + px² + 12px + ln, यहाँ पे 16 - p²। सबसे पहले डोमेन जानते हो तो लोग के अंदर बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोगों को होता है। तो मतलब p² < 16 है, तो mod p < 4 है, सो p बिलोंग्स टू आप -4 से 4 ला चुके हो ओपन इंटरवल। गॉट इट। कहानी कहीं मैक्सिमा मिनिमा की चल रही है, तो f dash x दुनिया खोजेगी जो 6x² - 6 टाइम 2 + px + 12p यहाँ पे होगा। इसके अंदर से भी अब 6 कॉमन ले लोगे तो x² - 2 + px + 2p यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्लियर कट दिख रहा है, तो ये x - 2 और x - p है। और क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन हैज एग्जैक्टली वन लोकल मैक्सिमा एंड वन लोकल मिनिमा। तो मतलब के वन लोकल मैक्सिमा है, वन लोकल मिनिमा है, एग्जैक्टली 1 1 है, तो मतलब के एग्जैक्टली इसके दो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0। तो मतलब के f dash x एग्जैक्टली 2 बार 0 होना चाहिए, और 2 बार 0 यहां पे दिख रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं x = 2 और x = p इसके पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें से किसी एक जगह मैक्सिमा होता होगा और किसी एक जगह मिनिमा होता होगा। अब कहानी क्या बोल रहे हैं, कहानी बोल रहे हैं देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल। अब एग्जैक्टली 1 1 है, एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा, एग्जैक्टली 1 मिनिमा है, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। तो यहां से मालूम चला कि p जो है वो 2 नहीं हो सकता है। और जैसे ही आपको मालूम चला कि p 2 नहीं हो सकता है, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p की कितनी इंटीग्रल वैल्यू निकल के आ रही है। तो बेटा देख लिया है आपने कि सर जो p था वो -4 से 4 के बीच में था, और p जो है वो 2 नहीं है, और p इंटीजर होना चाहिए। तो p क्या क्या हो सकता है, -3 -2 -1 0 1, 2 नहीं हो सकते, 3। तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 गिनना आता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बेटा 6। मजा आई भाई, मुझे तो आई, आपको आई कि नहीं कमेंट में जरूर करके दिखाइएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लेट अ वेरिएबल पॉइंट p, भाई एक बंदा है p मूव्स ऑन द सर्कल। वो p जो है वो इस पे मूव कर रहा है, तो मतलब वो p कहीं ना कहीं सर्कल पे है।
और सर्कल के पॉइंट क्या हम एज्यूम करते हैं, अगर सेंटर ओरिजिन हो तो r cos थीटा r sin थीटा। तो P के कोऑर्डिनेट मेरे हिसाब से r3 चल रहा है तो 3 cos थीटा 3 sin थीटा होंगे। आगे बढ़ते हैं। एंड द लाइन, एक लाइन देके रखिए बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, कस द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b। तो a x का इंटरसेक्शन हुआ और b अगर y का इंटरसेक्शन हुआ इस लाइन का, तो x का इंटरसेक्शन मतलब y के 0 रखा तो x3 मिला, और y का इंटरसेक्शन मतलब x को 0 रखा तो y3 मिला। तो अपने पास p a b तीनों मिल चुके हैं। आगे, ऑल्सो द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ पी ए बी, इसी ट्राइंगल जो पी ए बी बन रहा है उसका सेंट्रोइड का लोकस, सेंट्रोइड कैसे खोजा जाता है बेटा, तीनों का सम डिवाइड बाय 3, तो 3c प्लस 3 डिवाइड बाय 3 तो c प्लस 1 आएगा। वैसे 3s प्लस 3 डिवाइड बाय 3 तो s प्लस 1 आएगा। तो कहीं ना कहीं c आया x माइनस 1 और कहीं ना कहीं s आया y माइनस 1। c क्या था भाई, cos थीटा, s क्या था भाई, sin थीटा। दुनिया जानती है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहां से अपने को समझ में आया कि सर c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर होता है 1, c था आपका x माइनस 1, s था आपका y माइनस 1। तो यहां से अपने को लोकस ऑफ क्या बोला है, ऑल्सो लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PAB इज द कर्व C। तो अपने को ये कर्व C का इक्वेशन मिल चुका है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का क्वेश्चन घुमाएगा, अच्छा होगा लोग छोड़ के आएंगे। अपना बच्चा खास करके कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री अपने को C ही पसंद है भाई, राइट। तो वो जरूर से करके आना चाहिए, समझ गए, राइट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, आगे देख रहे हैं। ट्राइंगल PAB is the curve C. If the locus of the center of a variable circle, घुमा रहे हैं क्वेश्चन। अब आपको एक लोकस चाहिए, किसका लोकस चाहिए, वेरिएबल सर्कल का, जिसकी अभी तक जिक्र नहीं हुआ है, राइट। Which touches the circle x square plus y, वो जो सर्कल है ना जिसका लोकस चाहिए सेंटर का, वो इस सर्कल को, ये भी अपने आप सर्कल है, समझिएगा। Which touches the circle this and curve C, कर्व C सर्कल था, ये भी यही यहाँ पे भी जिक्र था। ये एक दूसरा सर्कल है। आपको एक सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक सर्कल के सेंटर का लोकस। वो सर्कल का सेंटर, वो सर्कल कैसा होना चाहिए, तो वो सर्कल इन दोनों सर्कल को टच करना चाहिए। तो अब आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, करते हैं विजुअलाइज। देखो यहाँ पे है आसान, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए हो आसान वैसा कहीं जरूरी नहीं। ये सर्कल जानते हो क्या, सेंटर 0 0 रेडियस 3 यूनिट, 0 0 सेंटर 3 रेडियस वाला सर्कल जिसका नाम है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पहचानते हो क्या, हाँ सर ये तो 1 1 सेंटर है और 1 रेडियस है। 1 1 सेंटर 1 रेडियस, 1 रेडियस मतलब कि ये सर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। 1 1 सेंटर था ना, यहाँ पे सेंटर x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू सेंटर y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेडियस चल रहा है, मतलब कि सेंटर टचिंग बोथ द एक्सिस। सोचो बेटा, ये है 1 1, ये है 0 0, ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 3 है, ये रेडियस बेटा है आपकी 3 और ये रेडियस बेटा है आपकी 1, राइट। देखते हैं कहानी में ट्विस्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको बोला है आप वो वाले सर्कल का सेंटर बताओ जो इस सर्कल को और इस सर्कल को दोनों को भाई करता हो टच। हाँ सर, इसका सेंटर का लोकस भाई, मतलब आपको ये एक्स वाई जानने में इंटरेस्ट है। समझ लो, क्या समझोगे, ये है C1, ये है C2, ये है C3। सोचना, ये जो सर्कल है इसकी वेरिएबल रेडियस r बोल देता हूं, इसकी रेडियस तो 1 है। अब सोचो, ये पूरा 3 था ये वाला सर्कल की रेडियस, तो इतना कितना आएगा 3 माइनस r। और ये क्या देख पा रहे हो क्या, ये कितना आएगा 0 0 से 1 1, तो कितना आएगा √2। थोड़ा सा समझ में आएगा, समझिएगा क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूं मैं। यहां पे मैं 3 डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, क्वेश्चन में देखो कैसा मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है यार, सैल्यूट देने का मन हो रहा है। सबसे पहले बोला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का एक बंदा सोचो, जो आपने सोचा 3c3, मेरे दिमाग में क्वेश्चन छप गया और मैंने सोचा 3c3s। फिर बोला कि एक लाइन ले लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इनको 3 के साथ थी मोहब्बत। और बोला वो लाइन जो है ना x को a पे y को b पे काट रही है, a और b खोजो, तो आपने a खोजा 3 0, b खोजा 0 3।
फिर बोला वो ए बी और वो जो वेरिएबल सर्कल का जो पॉइंट था उसका नाम पी रखवाए थे 3C3S, वो ट्राइंगल पी ए बी का सेंट्रोइड का लोकस निकालो एक्स वाई। तो सेंट्रोइड खोजे, सेंट्रोइड कैसे खोजा जाता है, तीनों का सम डिवाइड बाई 3, तो वहां से अपने को मिला s+1 c+1, c+1 x कोऑर्डिनेट आया और s+1 y कोऑर्डिनेट आया। उसका लोकस जो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, और sin स्क्वायर यहाँ पे y-1 था और cos स्क्वायर यहाँ पे x-1 का स्क्वायर था। तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हुआ, तो वहां से हम लोग x-1 का स्क्वायर y-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लाए, जो सर्कल है जिसका नाम बोले c। अब मार्केट में है ये जो c है, मतलब x-1 स्क्वायर प्लस y-1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो सर्कल है, एक और सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 जहां पे p लाई करता था, राइट। इन दोनों को टच करता हो वैसे सर्कल का लोकस खोजो, जहां तक पढ़े वहां तक कितना पढ़े हैं, राइट। तो ये सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर 9, ये सर्कल x-1 स्क्वायर y-1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जियोमेट्री देखे 1 1, मतलब कि इस तरह से फिगर बनी, ये दोनों एक्सिस को टच कर रही है, ऐसा है, इन दोनों को टच करेगा, मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसे वेरिएबल सर्कल आएंगे। उसका सेंटर एक्स वाई मैंने मान के रखा है और एक्स वाई पे अपना फोकस करना है, जिसका नाम C3 है। मेरे को C3 का लोकस चाहिए, C3 का लोकस चाहिए, आई थिंक जो इलिप्स आएगा, जिस तरह से फिगर बनी है उस तरह से, राइट। देखते हैं यहाँ पे C1 मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर 9 का सेंटर हो गया, और C2 मतलब के 1 1 मतलब के x-1 स्क्वायर y-1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का सेंटर हो गया, और C3 जिसका लोकस निकालना है। और यहाँ पे बाकी की ज्योमेट्री मैंने मेंशन करके रखी है, जैसे कि ये √2 हुआ, ये आपका r है, तो ये आपका r+1 हुआ, लिख देते हैं भाई, ये आपका r+1 है, ये r है, ये 1 है, और ये आपका r-3 r हुआ, क्योंकि ये 3 था, ये r था, तो ये कितना हुआ 3 r। तो कुछ आए ना आए, मैं C2 C3 यहां पे देख पा रहा हूं, देख पा रहे हो क्या, C2 C3 ये डिस्टेंस जो कितना है बेटा 1 + r, डन। वैसे ही आप यहां पे C1 C3 भी देख लो, C1 C3 कितना है बेटा 3 - r। आप इन दोनों का सम कर लो भाई, इन दोनों का जैसे ही सम करते हैं ना, तो C3 C2 प्लस C3 C1, इन दोनों का सम, तो r कैंसल आउट हो गया 4। C3 को अगर P समझो, C1 को A समझो और C2 को B समझो, तो कहीं ना कहीं सर PA प्लस PB 2A होता है, जो यहाँ पे 4, तो A हो चुका है आपका 2, और PA प्लस PB 4 होता है, तो किसका डेफिनेशन होती थी बेटा, इलिप्स की। लगा ना, आई ना मजा, एक नंबर, राइट। तो यहाँ पे PA प्लस PB 4 हुआ, और PA प्लस PB डेफिनेशन के हिसाब से 2A होता है, तो A निकल के आया 2। देखे करना क्या है क्वेश्चन में, सब कर तो लिए। और हाँ, ये जो C2 और C1 जो थे ना, अब समझो ये पॉइंट का इससे और इससे डिस्टेंस का सम ऑलवेज इक्वल कांस्टेंट रहता है, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं क्या बना के आएगा, इलिप्स बना के आएगा, पक्की बात है। ये तो विजुअलाइज हुआ हम लोगों को। अब यहाँ पे जो ये C1 जो है, C1 आपका ओरिजिन होता था, और C2 जो है वो आपका 1 1 होता था, और ये आपकी फोकस है, फोकाई है, ये दोनों क्लियर है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई जो होता है 2AE, वो हम यहां से खोज सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई जो आया यहां पे √2, राइट। और उसके अंदर AB है 2, तो E निकल के आ गया √2/4, राइट। क्वेश्चन क्या करवा रहे हैं, अपने पास E निकल के आया है, याद रखिएगा √2/4, राइट। अच्छा, ये इलिप्स है, बोल ही दिया था, पढ़ा नहीं था बट समझ गए थे, राइट। ये इलिप्स है जिसकी एसेंट्रिसिटी E है, तो E निकल गया √2/4, e⁻² पूछा है, स्क्वायर खोद लो, जो 2/16 आया, जो 1/8 आया, रेसिप्रोकल कर लो बेटा, जो 8 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा 8। क्या आंसर है बेटा 8, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मजा आनी चाहिए इस क्वेश्चन में भाई। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फंक्शन देके रखा है, वेरी गुड, x 0 से 4 के बीच में, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f assumes लोकल मैक्सिमा। एओडी के पीछे भी इस पेपर के अंदर हाथ धो के पड़े हैं, सारे क्वेश्चन है बेहतरीन, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पे क्रिटिकल पॉइंट पे अकर होता है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन जहां 0 होता है, बोला है कि इसके देन नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f assumes लोकल मैक्सिमम। तो भाई लोकल मैक्सिमम कितनी बार होगा, कितने पॉइंट मिलेंगे लोकल मैक्सिमम के लिए। तो पहली चीज आपको समझ में आई कि सर कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करना है। लिबनिज अंकल बोले कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन मतलब लिबनिज क्या करने का होता है, वेरिएबल के बदले ये वैल्यू रख के इसका डिफरेंशिएशन माइनस वेरिएबल के बदले ये वैल्यू रख के, यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूं, d/dx ऑफ
ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा? तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाएंगे, पहले बी सब्स्टिट्यूट होगा तो एफ ऑफ बी इंटू डी बी बाई डी एक्स, माइनस करके ए सब्स्टिट्यूट होगा तो एफ ऑफ ए डी ए बाई डी एक्स। इसको लिमिट्स बोला जाता है। अगर समझ में आ गया तो टी के बदले x रखना है और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस करके t के बदले 0 रखना है, 0 का डिफरेंशिएशन 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0, तो माइनस नहीं करना है, मतलब जहां जहां t दिखे वहां वहां x रखना है बस, वो आपको मिल जाएगा f डैश x। चलो कर लेते हैं। यहां पे मिला आपने को 2 sin x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 का क्यूब, यहाँ पे x माइनस 2 रेस टू 5। अगर आप नहीं जानते हो तो सीख लो किस वे से डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन होता है। ये वैल्यू रखने की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गए क्योंकि हस्बैंड वाइफ होते हैं, ये वैल्यू रखने की इनटू इसका डिफरेंशिएशन, माइनस करके ये वैल्यू रखने की इनटू इसका डिफरेंशिएशन, पर माइनस करके 0 रखने से, और 0 का डिफरेंशिएशन 0 इसलिए वो नहीं लिखा है। डन। ओके, अब देखो यहाँ पे f डैश x आ गए, क्रिटिकल पॉइंट खोद लो। यहाँ पे आपको मिल रहा है sin x आधा, यहाँ पे आपको मिल रहा है x1 और यहाँ पे आपको मिल रहा है x2। डन है। x 0 से 4 के बीच में था, x 0 के 4 के बीच में हुआ तो sin x आधा कहां का पे हुआ, π/6 पे होगा और 5π/6 पे होगा, और कहीं नहीं हो पाएगा पक्का। वैसे ही तो लाइन उठा लो, आपको हर जगह नहीं जाना है, आपको 0 से 4 के बीच में ही घूमना है। सबसे पहले आपको आएगा π/6, फिर आपको आएगा 1, क्योंकि देखो पाई हो गया 3.14/6 तो मतलब 1 से छोटा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा आपका 5π/6, 5π/6। सही है ना? ये 2.5 से तो ज्यादा दिख रहा है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सबके लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, सो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। सही ड्रॉ किया है क्या मैंने? कहीं गलती नहीं की है ना? डिग्रियां ओड थी तो प्लस माइनस चलेगा, परफेक्ट है। तो सोचो यहां से बंदा ये प्लस हो रहा है, यहां से ये माइनस हो रहा है, यहां से प्लस हो रहा है, यहां से माइनस हो रहा है, यहां से प्लस हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि सर 2 मैक्सिमा है, 2 मिनिमा है। क्या देख पा रहे हो? 2 मैक्सिमा है, 2 मिनिमा है। आपको क्या पूछे? एफ एज्यूम्स लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा कितने आए? 2, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए बेटा? 2। नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा कितने आए बेटा? 2। बेहतरीन क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है भाई। यहाँ पे एक सेट डिफाइन करके रखा है 1 to 10, एक सेट डिफाइन करके रखा है 0 1 2 3 4, और बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन। एक रिलेशन डिफाइन करके रखा है भाई। ए बी जो है वो लेने हैं ए क्रॉस ए में से, मतलब ए और बी दोनों ए में से होने चाहिए, मतलब कि ए और बी दोनों अपने 1 2 3 4 अप टू 10 में से ले सकते हैं। एक सेट दूसरा है बी जो है बेटा आपका 0 1 2 3 4, राइट? ध्यान से देखो रिलेशन कैसा है, तो रिलेशन है 2 टाइम a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3 टाइम a माइनस बी बिलोंग्स टू b। पहला काम आप क्या करो, a माइनस बी को t समझ लो, तो आपका रिलेशन है बेटा 2t स्क्वायर प्लस 3t बिलोंग्स टू b। समझिएगा, आपको चाहिए 2t स्क्वायर प्लस 3t बिलोंग्स टू b। b है आपका 0 1 2 3 4, सही लिखा ना? b है आपका 0 1 2 3 4, और a और b की जो कहानी है, किसकी? a और b, वो आपको लेने थे 1 2 3 अप टू 10। t बोले आपने a माइनस बी, t क्या बोला? a माइनस बी, a माइनस बी, a और b इसमें से लेने हैं, तो t क्या क्या हो सकता है? अगर सेम लोगे तो 0, अगर 1 2 लिए या 2 1 लिए तो 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, 6 माइनस 6, 7 माइनस 7, 8 माइनस 8, 9 माइनस 9। ये आपके टी हो सकते हैं। अगर आप 1 10 लोगे तो 9 होगा, 10 1 लोगे तो माइनस 9 होगा। तो ये सारे आपके टी की वैल्यूज हैं। अब सारा रास्ता देखो, फंक्शन का क्वेश्चन होता टफ है, राइट? सारे रास्ते आपके सामने हैं, आप इस रास्तों को अपना के आप क्या कुछ ऐसा बना सकते हो कि जिसकी वजह से 2t स्क्वायर प्लस 3t b में आ जाए। b क्या है? 0 1 2 3 4। सोचो t अगर आप 0 लेते हो तो 0 प्लस 0 आता हो जाता है, तो t 0 लेने से काम चल गया। अगर t 1 लेते हो तो 2 प्लस 3 5 नहीं आया। -1 लेते हो तो 2 - 3 नहीं आया।
टी अगर आप 2 लेते हो तो 4 2 जा 8 प्लस 6 नहीं आया, -2 लेते हो तो 4 2 जा 8 -6 2 आ गया, तो टी आप -2 ले सकते हो। अगर 3 लेते हो 18 9 27 नहीं आया, -3 लेते हो 18 -9 नहीं आया। 4 प्लस वाला तो लेने का मतलब नहीं है, -4 ले लो 32 -12, अब कोई नहीं आएंगे। मतलब क्या आप समझ चुके हैं कि सर टी या तो 0 है या तो टी कितना है -2। टी 0 है का क्या मतलब हुआ है, a माइनस बी 0 है, या तो t -2 है का क्या मतलब हुआ है, a माइनस बी -2 है। इस सिनारियो में a माइनस बी 0 है तो a इज इक्वल टू b है, मतलब a और b दोनों 1 से 10 से लेने थे तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 और 10 10, तो ऐसे यहां से कितने निकल आ रहे हैं 10। अगर a माइनस बी -2 है, a अगर 1 लेते हो तो b 3 लेना है, 2 लेते हो तो 4 लेना है, 3 लेते हो तो 5 लेना है, 4 लेते हो तो 6 लेना है, 5 लेते हो तो 7 लेना है, 6 लेते हो तो 8 लेना है, 7 लेते हो तो 9 लेना है, 8 लेते हो तो 10 10 तो ले ही नहीं सकते थे, हाँ 10 ले सकते हो, 10 लेना है, 9 तो 11 तो था नहीं। मतलब ऐसे सिनारियोज में कितने आए 8, 1 से 8 तक। तो टोटल ऐसे कितने आए बेटा 18। तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही पूछे है ना, आपको क्या पूछा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन। तो क्या आएगा बेटा आंसर इसका 18। ये भी वैसे सारे क्वेश्चन बेहतरीन थे, तो वन ऑफ द बेहतरीन बोल सकते हो इसको। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। हाश क्यों, स्टेट का क्वेश्चन सबको आता है। देखो क्या है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। बेटा यहाँ पे n आपको बोला है 5, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको दे के रखे हैं 5 और 8। मीन है आपका 5 और वेरिएंस है आपका 8। Once again, mean and variance of 5 observations are 5 and 8. If 3 observations are 1, 3 and 5 and remaining, assume let A and B. So you have data xi is equal to 135 AB. Now what you do? Taking xi. तो xi square 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर s स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। हम लोग जानते हैं इसका सम कैलकुलेट करने का होता है जिसको सिग्मा xi बोलते हैं, जो यहाँ पे 1 3 4 5 9 प्लस a प्लस b आ रहा है, और यहाँ पे सिग्मा xi स्क्वायर भी, क्योंकि वेरिएंस का कैलकुलेशन आएगा 25 10 35 प्लस s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया। क्लियर है? दुनिया जानती है सर x बार क्या होता है, सिग्मा xi अपन टोटल नंबर। सो यहाँ पे x बार 5 है, टोटल नंबर 5 है, तो 5 5 है 25 इज इक्वल टू 9 प्लस a प्लस b। सो यू गेट a प्लस b इज इक्वल टू 25 माइनस 9, जो कितना हुआ बेटा आपका 16। क्लियर? स्टैंडर्ड वही जो एनसीईआरटी में आते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पक्का स्टेट का पूछा जाएगा, गारंटी, राइट। सिमिलरली वेरिएंस की एक ही तो फॉर्मूला है, कौन सी होती है बेटा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। वेरिएंस 8 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास 35 प्लस एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एन है 5 माइनस एक्स बार भी है 5। तो 25 8 33, 330 का आधा 165, सही है ना, क्योंकि 300 का आधा 150 और 30 का आधा 15 इज इक्वल टू 35 प्लस एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यू गेट एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 130। अब आप चाहो तो b को 16 माइनस ए रख के क्वाड्रेटिक सोल्व कर लो। अगर आप ये नहीं चाह रहे हो तो कुछ ऐसा सोचो, स्मार्ट टेस्ट दिख जाएगा, जैसे कि 7 और 9 देख लो, 7 9 का सम 16 हो गया, 81 प्लस 49 130 हो गया। तो a या तो b ये होंगे, मतलब कि a अगर 7 है तो b कितना होगा 9, या तो उल्टा। अब आपको पूछा क्या है, जनरली इतना फिर क्वाड्रेटिक सोल्व अपना स्टूडेंट तो नहीं करने जाता है, प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट अपने आप हो जाता है, राइट। अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है देन द सम ऑफ क्यूब ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। मतलब कि अपने को पूछा है बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा। अगर a को 7 बोले तो 7 का क्यूब, b को 9 बोलना पड़ेगा तो इसका क्यूब। 7 का क्यूब कितना होगा 49, 7 जा 343, सही है ना, 7 कम, ओके परफेक्ट। और 9 का क्यूब 81, 9 जा 729, सही है ना, परफेक्ट। हाँ, तो 9 3 12 कैरी 1 3 4 7 और 7 3 10 1072 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा 1072, राइट। जितने इंटीजर थे उसमें ये आसान था, आप भी होप कर सकते हो कि स्टेट का क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आ जाए तो आसान हो जाए। अरे भाई पहला सेशन कंप्लीट हो गया भाई, पहला था, हो सकता है कि रिदम बनने में थोड़ा सा टाइम लगे, आपकी हो चाहे मेरी हो,
राइट। बट हाँ, एक टाइम हम जरूर से ऐसा लाएंगे कि जिसमें आपकी और मेरी दोनों की रिदम एकदम कंप्लीट होगी। मैंने अपने ओर से ट्राई की है कि आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाऊं, ये सिलसिला जारी रहेगा। हर छोटी से छोटी चीज अडॉप्ट कीजिएगा, सीखिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट भी कीजिएगा, तो आगे आने वाले सेशन के अंदर वो चीज को मैं केयर करूंगा, मैं भी अपडेट होऊंगा, आप तो होंगे ही। और ऐसे ही अपने मिलते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। धन्यवाद।